स्वागत है आपका स्वीट कॉम्बेट के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देखिए, तभी आपको ये सुंदर सी वेब सीरीज समझ में आएगी। तो पिछले एपिसोड के एंड मिंग टैन जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहा था। इस एपिसोड की शुरुआत में टूर्नामेंट के सभी पार्टिसिपेंट्स का टोटल बॉडी फिटनेस किया जाता है। बलिनो पूछता है तो जामी बताती है कि इस बॉडी फिटनेस टेस्ट में जो पास होगा वो इस टूर्नामेंट के लिए फिट समझा जाएगा, और अगर तुम फिट प्रूव नहीं हुए तो तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इतने नहीं, इस टेस्ट में हर किसी की फिटनेस के मुताबिक उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके रैंक दी जाएगी। और फिटनेस टेस्ट में सब बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट लगाए जाते हैं तो फेंगू देखती है कि उसमें मिंग टैन का नाम फर्स्ट पोजीशन पे है और उसका नाम सेकंड पे, सुनहाओ थर्ड है और मिया फोर्थ रैंक पर, फिफ्थ पर कोई और लड़का होता है और जाओमी सिक्स पर होती है। और अब मिंग टैन को फर्स्ट रैंक पर देखकर फेंगी बहुत ही खुश होती है कि चलो बहुत ही अच्छा हुआ। रिजल्ट देखकर अकरू कहता है कि मिंग टैन ने ऐसा क्या कर दिखाया जो इसको फर्स्ट रैंक दे दी। तब फेंगयू कहती है कि कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मिंग टैन ने अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन किया है और वो बहुत ही टैलेंटेड भी है, लेकिन अकरू अभी भी मिंग टैन को नीचा दिखाने की कोशिश करता ही रहता है और कहता है कि उसमें टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो मेहनत मजदूरी करता है, इसीलिए शायद वो फिटनेस टेस्ट में फर्स्ट आ गया, लेकिन वो फाइट के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है। और तो फेंगयू कहती है कि देखो अकरू, उसे ज़ेंगजी कॉलेज की टॉप 3 फाइटर्स ट्रेन कर रही हैं। तुम्हें भले ही ज्यादा दिन ट्रेनिंग मिली हो, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने सब कुछ सीख लिया है। टूर्नामेंट तक वो तुमसे भी ज्यादा ट्रेन हो जाएगा, इसलिए तुम बस अपनी फिक्र करो। और ये कहकर फेंगयू चली जाती है। अब सुनहाओ और अकरू मिंग टैन की ट्रेनिंग देखने जाते हैं। मिंग टैन की प्रैक्टिस देखकर अकरू तो बहुत ही डर जाता है और सुनहाओ से पूछता है, क्या तुम अब भी उसे अपने से कम समझते हो? और फिर सुनहाओ चला जाता है और उसको देखकर अकरू भी जोरदार प्रैक्टिस शुरू कर देता है। अब फेंगयू अपने घर पर कुकिंग कर रही होती है। उसे लगता है कि मिया अच्छा कुक करती है, शायद इसीलिए मिंग टैन उसे पसंद करता है। मैं भी कुकिंग सीखूंगी, ये सोचकर वो यूट्यूब पर कुकिंग की वीडियोस देखकर खाना बनाने लगती है। फिर फेंगजू आकर देखता है कि टेबल पर कई सारी वैरायटी की डिशेस रखी हुई हैं। वो हैरान हो जाता है कि दीदी, इतनी सारी डिशेस किसने बनाई? अरे किसने बनाई होंगी? ऐसा कहकर वो खुद की ओर इशारा करती है। फेंगजू कहता है कि सुबह उठकर तुमने इतनी सारी डिशेस कैसे बनाई? वाह दीदी, मुझे तुम पर गर्व है और साथ ही डर भी लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है डिशेस में। अरे टेस्ट करके तो देखो। फिर फेंगजू एक डिश को टेस्ट करता है और उसका रिजल्ट उसकी आंखों में साफ नजर आता है, लेकिन फेंग इसको छोड़ती नहीं और हर डिश से थोड़ा थोड़ा उसकी पेट में रख देती है। बात ये खत्म होती तो फेंगजू शायद बच भी जाता, लेकिन अब फेंगयू कहती है कि लंच भी मैं ही कुक करने वाली हूँ और तुम्हारे ऑफिस स्टाफ के लिए मैं ही कुक करूंगी, तुम बस उनको इन्फॉर्म कर देना। और ये सुनकर तो फेंगजू के सर पर पहाड़ी टूट पड़ता है। अब अगले सीन में मिया मिंग टैन को लगातार की करती है और चेक करती है कि वो कितना सह सकता है। बीच में ये भी कहती है कि थोड़ी देर और खड़े रहो यार, यू कैन डू इट, और ये कहकर उसे किक पे किक करती जाती है। तब मिंग टैन को चोट भी लगती है। इस पर मिया कहती है कि सॉरी यार, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, बाद में ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मिंग टैन कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, आप अपनी किक्स को जारी रखिए। लेकिन मिया का दिल नहीं मानता। तब जाओमी कहती है कि जब वो कह रहा है तो किक करने में तुमको क्या प्रॉब्लम है? कभी हार न मानने का एटीट्यूड उसमें आ गया है और यही उसकी जीत भी है, इसीलिए अब तुम्हें और भी तगड़ी किक मारनी होगी। अरे तुम किक करती हो या मैं करूँ? मुझे तो तुम जानते ही हो, मैं बहुत ही बेरहमी से किक करूंगी। और ये सुनकर मिया कहती है कि नहीं नहीं, तुम मत करो, मैं खुद ही किक करूंगी। और ये कहकर वो फिर से मिंग टैन को ट्रेन करने लगती है। यहाँ फेंगयू ने अपनी कंपनी के स्टाफ के लिए खाना बनाकर भेज दिया होता है। अब वो फेंगजू को कॉल करके पूछती है कि उन लोगों को मेरा खाना कैसे लगा, और तब दिखाते हैं कि कुछ स्टाफ मेंबर्स को स्ट्रेचर में हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। कई लोग तो अपना पेट पकड़कर बाथरूम जाने के लड़ रहे होते हैं। फेंगजू बड़ी टेंशन में कहता है कि तुमने खाना भेजा था या जहर? मुझे डर है कि ये पुलिस केस ना हो जाए। और ये सुनकर फेंगयू चुपचाप कॉल काट देती है। अब यहाँ कंटिन्यूस ट्रेनिंग की वजह से मिंग टैन बहुत ही कमजोर फील कर रहा होता है। मिया डोर लॉक करके कहती है कि आज तुम काम पर मत जाओ, लेकिन मिंग टैन मना करते हुए कहता है कि 2 महीने पहले मैंने आइसक्रीम शॉप में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इसीलिए मैं अचानक छुट्टी नहीं ले सकता। अरे तब ठीक है, तुम्हारे बदले मैं चले जाऊंगी, तुम तो उठ भी नहीं पा रहे हो। अरे इतना मत सोचो यार, तुम चाहो तो एक दिन की सैलरी मुझको दे देना, ओके? अब जाओ में भी मिया का सपोर्ट करती है और हीरो को हाँ करना ही पड़ता है। और अब मिया आइसक्रीम शॉप में जाकर रैबिट का कॉस्ट्यूम पहन लेती है और बाहर नोटिस बांटने लगती है। और अब यहाँ दिखाते हैं तो फेंगयू भी आइसक्रीम शॉप में आकर रैबिट से बातें करने लगती है और उससे पूछती है, क्या सभी लड़के अच्छा कुक करने वाली लड़कियों को पसंद करते हैं? और मास्क के अंदर मिया चौंक जाती है कि ये यहाँ क्या कर रही है और यहाँ पर क्यों आई, और ऊपर से मुझसे ये सब क्यों कर रही है? फिर भी वो हाँ करके सर हिलाती है। फेंगयू कहती है कि तो क्या मुझको कुकिंग सीखनी चाहिए? और इस पर मिया अपना मास्क उतार देती है और कहती है कि तुम कभी कुकिंग नहीं सीख पाओगे, फाइटिंग की तरह कुकिंग भी बचपन से सीखनी होती है, इस उम्र में तुम नहीं सीख पाओगे। और फेंगयू शॉक होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मिया कहती है कि क्या तुम मुझको मिंगटैन समझती थी? अच्छा हुआ आज उसके बदले मैं यहाँ काम पर आ गई। और अब फेंग यू को शौक पर शौक लगता है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या वो भी यहाँ पर आता था? लो कर लो बात, जैसे कि तुमको जानती नहीं, पिछले 2 महीने से वही तो यहाँ पर रैबिट बनकर नोटिस मार रहा था। और अब फेंग यू का सर चकराने लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसको ख्याल आता है कि उस दिन मिंगटैन ने ही उसके लिए आखिरी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रिजर्व की थी। फिर एक दिन उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में भी मिंगटैन को ही बताया था और अब तो वो रियलाइज करती है कि मिंगटैन उसके दिल की सारी बातें जान गया है, इसीलिए वो फेंग यू से मदद लेने के लिए तैयार हो गया है। अब ये सब सोचकर फेंग यू को लगता है कि वो बहुत ही बुरी तरह पकड़ी गई है और वो मिंगटैन को कैसे फेस करेगी। अब रात के 1 बज रहे होते हैं और फेंग यू जाओमी के घर जाती है। वो बेचारी आधी नींद में आकर दरवाजा खोलती है तो फेंग यू उससे पूछती है, अब मैं क्या करूं यार? अनजाने में मैंने खुद ही उससे अपने सारे दिल की बातें बता दी है। मैंने वैसे तो उसका नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ बता दिया है। और यहाँ पर जाओमी सोने की कोशिश करती है, लेकिन फेंग उसको जगह जगह कर सवाल करती जाती है। अब तंग आकर वो उड़ जाती है और कहती है, देखो मेरी नींद खराब मत करो यार, मैं ऑलरेडी तुम्हें सोल्यूशन दे चुकी हूँ, लेकिन तुम बार बार मुझे परेशान करती जा रही हो। वैसे भी ये सब कुछ तुम्हें आज ही पता चला है, लेकिन मिंगटैन तो तभी जान गया था कि तुम्हारे दिल में उसके लिए ऐसी फीलिंग्स हैं। वैसे भी उस दिन से आज तक तुमसे इस बारे में उसने कुछ भी नहीं पूछा। वो तो ये सोच रहा होगा कि तुमने अनजाने में उससे सब कुछ कह दिया। तुम तो जानती भी नहीं थी कि रैबिट के अंदर मिंगटैन है, इसीलिए आगे भी तुम न जानने की एक्टिंग करती रहो और अपना और मेरा दिमाग मत खाओ। अब फेंग यू कहती है कि मैं एक्टिंग कैसे कर सकती हूँ? वो मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर समझ जाएगा। तो ये कहती है कि अरे एक रास्ता है, तुम उसे ट्रेनिंग देते वक्त खूब जोर से पंच करना और तब तुम्हारा चेहरा एकदम कड़क हो जाएगा। उसे भी लगेगा कि तुम नॉर्मल हो। वो सोचेगा कि तुम नहीं जानती कि वो जान गया है कि तुम उससे प्यार करती हो। दोबारा मत पूछो यार, इतना घुमा फिरा कर नहीं समझा सकती, लेकिन तुम समझ गई ना, बस अब ठीक है और चुपचाप अब अपने घर जाओ और मुझको सोने दो यार प्लीज। ये कहकर जामी सो जाती है। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान फेंग यू को जामी की बात याद आती है और वो मिंगटैन को लेफ्ट राइट सेंटर बिना गैप के पीट रही होती है। मिंगटैन से तो खड़ा भी नहीं रह जाता। मिया पूछती है कि ये इतना क्यों पीट रही है उसको रोको। पर जामी उसको रोक कर कहती है कि तभी तो मिंगटैन जानेगा कि टॉप फाइटर्स कैसे फाइट करते हैं, तुम चुप रहो और उसको ट्रेन करने दो। लगातार पंचेस झेलने के बाद मिंगटैन गिर जाता है, लेकिन वो खुद को मोटिवेट करता है कि हाँ मुझे और पंच करो, मैं और सीखना चाहता हूँ। अब अगले शॉट में मिंगटैन हारा होता है। उसकी पूरी बॉडी में बहुत ही दर्द हो रहा होता है, लेकिन उसके मन में सिर्फ यही चलता है कि ये दर्द मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं फाइट करूंगा और उस अकड़ू फकड़ू को जीत कर आऊंगा। अब यहाँ जाओमी फेंग यू से कहती है कि तुम मिंगटैन से इतना प्यार करती हो तो उसे डायरेक्टली बोल क्यों नहीं देती? पर फेंग यू कहती है कि धीरे बोल यार, धीरे बोल, कोई सुन लेगा। मैं उससे डायरेक्टली बात नहीं कर पाती। क्यों? क्या तुम्हें डर है कि वो तुम्हारे प्यार को ठुकरा देगा? फाइटिंग में तो तुम बहुत हिम्मत दिखाती हो, लेकिन इस मामले में तुम बहुत ही डरपोक हो। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम प्यार करती हो तो पहला कदम तो तुम ही उठाना पड़ेगा, और इस तरह डरी सहमी रही तो सब कुछ अपने आप थोड़ी ना हो पाएगा। तुम्हें बस एक सिंपल सवाल पूछना है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? बस इतना सिंपल सवाल तो पूछना है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वो इनकार भी कर दे तो क्या हुआ, कम से कम तुम्हारा दिल तो हल्का हो जाएगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। और ये कहकर जाओमी चढ़ जाती है। वहाँ पर मिंगटैन का इंतजार कर रहा होता है और मिंगटैन के आते ही वो कहता है कि यार तुम मेरे दोस्त हो ना? हाँ भाई बोलो क्या बात है? यार बचपन से मेरा लक्ष्य था कि रैबिट के भेस में मैं लोगों के बीच जाकर खड़ा हो जाऊं। अभी अभी मुझे पता चला है कि तुम आइसक्रीम शॉप में रैबिट बनकर नोटिस मारते हो। क्या आज एक दिन के लिए तुम मुझको काम दे दोगे? तभी मेरा लक्ष्य पूरा हो पाएगा। मिंगटैन सोचता है कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ऐसा भी कोई लक्ष्य होता है क्या? पता नहीं कैसा लक्ष्य लेकर बैठा है जिंदगी में, लेकिन फिर वो मान जाता है। दरअसल मिया ने ही बयूनो को बताया है कि फेंग यू रैबिट से मिलने आइसक्रीम शॉप में जाने वाली है, इसीलिए अब बयूनो रैबिट बनना चाहता है और अब उस शॉप के बाहर खड़ा होकर नोटिस मारता है और सपना देखता है कि फेंग यू वहाँ आकर उसको गले लगा रही है, लेकिन कॉस्ट्यूम के अंदर तो उसको हवा भी नहीं आ रही होती है। और वो मन ही मन सोचता है कि यार ये मिंगटैन इस कॉस्ट्यूम के अंदर इतनी देर तक कैसे रहता होगा। अब बहुत देर फेंग यू का इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आती, लेकिन उसकी जगह आती है मिया। अरे ये यहाँ पर क्यों आ गई? इसकी बकबक सुनकर तो मेरे कान भी रोने लगेंगे। और ये सोचकर बयूनो वहीं खड़ा रहता है। अब मिया उसको मिंगटैन समझ लेती है और कहती है कि मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं तुमको बहुत ही पसंद करती हूँ, क्या तुम भी मुझको पसंद करते हो? अब उसकी बातें सुनकर बयूनो धीरे धीरे पीछे जा रहा होता है और आखिर में वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिया उसको पकड़ लेती है और कहती है मुझे पता है कि तुम भी मुझको पसंद करते हो। और जब बयूनो अपना मास्क उतारता है तो कहता है अरे मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रही हैं। और उसको देखकर मिया गुस्से में चिल्लाती है और बयूनो तेजी से भागता है। अम्मी उसको चेस करने लगती है। अब अगले शॉट में दिखाते हैं कि बयूनो के मुंह पर घाव लगा हुआ है। लगता है मिया ने उसको खूब पीटा होगा और वो घाव पर दवा लगा रहा है। अब फेंग यू दोबारा यूट्यूब पर देख रही होती है कि कुक कैसे करना है और इस बार उसकी डिश चल जाती है।
तभी उसको एक बड़ी अच्छी खुशबू आती है। वो स्मेल को फॉलो करके डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाती है तो फेंग जुई कोई मजेदार खाना खा रहा होता है। वो बताता है कि रास्ते में बयनों के होटल से मैंने ये सुपर नूडल्स खरीदे हैं। सच में बयनों की मॉम बहुत ही टेस्टी नूडल्स बनाती है। फेंग नूडल्स टेस्ट करने जाती है लेकिन वो कहता है कि तुम्हें चाहिए तो तुम खुद जाकर ले आओ। फेंग कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे तो कोई डिश ठीक से नहीं बनी। तब फेंग उसको बताता है कि कुकिंग भी फाइटिंग की तरह ही है, एक ही टाइम में तुम सारे डिशेस की एक्सपर्ट नहीं बन सकती। बयनों की मॉम को ही ले लो, बाकी डिशेस वो अच्छा पकाती है या नहीं ये तो मुझको नहीं पता, लेकिन नूडल्स बनाने में उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तुम सारे डिशेस ट्राई करने के बजाय सिर्फ एक डिशेस को ट्राई करो और उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, और जब एक में एक्सपर्ट बन जाओगी तो दूसरी डिश भी ट्राई कर लेना। तुम बॉक्सिंग और कराटे को ही ले लो, कराटे और बॉक्सिंग एक साथ नहीं सीखे जाते। हाँ, लेकिन एक में एक्सपर्ट बनने के बाद दूसरा ट्राई कर सकती हो। अब उसकी बात सुनकर फेंग बड़ी सोच में पड़ जाती है। और दोस्तों मुझे पता है कि आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब फेंग बयनों को मैसेज करती है। अगले सीन में फेंग बयनों के होटल में जाती है। दरअसल बयनों भी अपनी माँ की तरह बहुत ही टेस्टी नूडल्स बनाता है, इसीलिए फेंग ने उसको मैसेज किया होता है कि प्लीज मुझे नूडल्स बनाना सिखाओ। फेंग को देखते ही बयनों तो आसमान में पहुंच जाता है और उसकी फीलिंग्स का तो क्या ही बताऊं। वो कहता है कि वाह मेरी एंजल मुझसे मिलने आ गई। फिर वो फेंग को अंदर लेके जाता है और उसे टेस्टी नूडल्स डिश बनाना सिखाता है। तो फेंग को मिंग टैन के साथ बिताए हुए हर पल याद आने लगते हैं और फिर बहुत मेहनत करके वो नूडल्स डिश बनाना सीख लेती है। बयनों कहता है कि अगर आप इस डिश को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगी तो बहुत ही अच्छी कुक बन जाएंगी। अब फेंग बहुत ही खुश होती है। अब अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान मिंग टैन काफी अच्छा परफॉर्म करता है और उसकी प्रोग्रेस को देखकर फेंग को बहुत ही खुशी होती है। फिर ट्रेनिंग के बाद मिंग टैन फेंग को लंच के लिए कैंटीन बुलाता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे जरा काम है। फिर वो बाय कहती है तो मिंग टैन देखता है कि उसके हाथ पर कुछ घाव है। कल रात नूडल्स कुक करते वक्त उसका हाथ जरा जल गया था। अब फेंग जल्दी से हाथ नीचे करके वहाँ से चली जाती है। वहाँ जाओमी और मिया क्लास में सो रही होती है। बयनों उन्हें देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। तब मिस्टर वैंग आकर उसको डरा देते हैं और क्लास में उन दोनों को सोती हुई देखकर मिस्टर वैंग बहुत ही गुस्सा करते हैं। तब बयनों कहता है कि सर उन्हें मत डांटिए, वो दोनों मिंग टैन और मुझको दिन रात ट्रेन कर रही हैं, इसलिए बेचारी थक गई होंगे, तभी तो क्लास में सो रही है। और सर एक सवाल पूछना था, ये तीनों सीनियर से डायरेक्ट फाइनेंस में जा रही है ना, तो क्या ये उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करती? अरे उनका सारा वक्त तो हम दोनों को ट्रेन करने में निकल जाता है। मैंने उनसे पूछा भी था लेकिन उन्होंने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो। अरे बेटा तो फिर उनकी चिंता कर क्यों रहो जब उन्होंने मना कर दिया, तुम सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। और ये कहकर मिस्टर वैंग चले जाते हैं। रात को मिस्टर वैंग बयनों को कॉल करते हैं और उसे घर के बाहर आने को कहते हैं। बयनों हैरान होकर भाग जाता है। तब मिस्टर वैंग अपने साइकिल में आए होते हैं और कहते हैं कि सीनियर्स इतने दिन से तुम्हें ट्रेन कर रही हैं, मैं तुम्हारी ताकत को टेस्ट करना चाहता हूँ। ये कहकर मिस्टर वैंग उसे साइकिल चलाने को कहते हैं। वो भी चलाने लगता है और वे बहुत दूर चले जाते हैं। अब उससे और चलाई नहीं जाती और पूछता है कि सर कितनी दूर जाना है और आपको जाना कहाँ है? तुमने पूछा था ना कि ट्रेन करते हुए कहीं तुम्हारे सीनियर्स अपनी प्रैक्टिस तो मिस नहीं कर रहे हैं, उसका जवाब दिखाने ही मैं तुमको यहाँ पर लाया हूँ। ये कहकर वो बयनों को जामी के घर लेके जाते हैं और वहाँ पर आधी रात को जामी प्रैक्टिस कर रही होती है और ये देखकर तो बयनों दंग रह जाता है। मिस्टर वैंग बताते हैं कि क्या अब भी तुम्हें उनकी खुद की परफॉर्मेंस के बारे में फिक्र नहीं है? ये तीनों दिन रात इस तरह प्रैक्टिस करती हैं, इसीलिए तो ये हमारे कॉलेज की टॉप फाइटर्स हैं, इसलिए उनके बारे में तुम चिंता मत करो। अब तीनों सीनियर्स के लिए बयनों के दिल में और भी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। अब अगले शॉट में फेंग्यू जाओमी को अपने हाथ का बनाया हुआ नूडल्स डिश लेकर आती है। जाओमी कहती है कि मेरा पेट जरा सेंसिटिव है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये सुन फेंग्यू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दवाई भी लेकर आई हूँ और कुछ हो गया तो उसको खा लेना। और ठीक है बाबा, दोस्त होने के नाते ये रिस्क भी ले लेती हूँ। और ये कहकर जाओमी नूडल्स को टेस्ट करने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है, क्या ये सच में तुमने बनाया? हाँ, ये मैंने ही बनाया है और अपने नूडल्स के जरिए ही मैं मिंग टैन को अपने दिल की बात बताने वाले हूँ। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो वो कह देगा कि नूडल्स अच्छे नहीं है। अरे वाह, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम मिंग टैन के नूडल्स कब बनाने वाली हो? फेंग्यू कहती है कि कुछ दिन बाद बना कर दूंगी। अरे मुझे तो लगा था कि आज ही तुम उसको अपनी डिश खिलाओगी। अब फेंग्यू सोच में पड़ जाती है, लेकिन जाओमी कहती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा आइडिया सोचती हूँ। दूसरी ओर बयनों किसी सोच में डूबा होता है और मिंग टैन आकर पूछता है तुम इस तरह क्यों बैठे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ यार वो ठीक तो है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे कहूँ। मिंग टैन कहता है कि बात में सोच कर बता भी सकते हो और ये कहकर वो जाने लगता है। लेकिन बयनों उसको रोक कर कहता है कि क्या तुम मेरा एक सीक्रेट जानना चाहते हो? मैं जानना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम कह रहे तो बता ही दो। चलो बता दो क्या सीक्रेट है। अब बयनों कहता है कि मैं और फेंग्यू बहुत ही क्लोज हो चुके हैं और बिल्कुल लवर्स की तरह बिहेव करने लगे हैं। आजकल तो फेंग्यू हर रात मेरे होटल में आती है और मुझसे नूडल्स बनाना सीख रही है। कुकिंग करते करते हम बहुत सारी बातें करते हैं, वो मेरे साथ कई बातें शेयर भी करती है
और नूडल्स बनाते वक्त तो इतनी खूबसूरत दिखती है कि क्या कहूँ, तुम पूछो ही मत। हम दोनों जल्दी शादी भी करने वाले हैं, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना, ठीक है? इस तरह बयूनो अपनी कहानी सुनाकर मिंग टैन को परेशान कर रहा होता है और मिंग टैन सच में परेशान हो जाता है। तो फेंग्यू आकर सिर्फ बयूनो को बुलाती है, आज हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है? ये कहकर बयूनो फेंग्यू के साथ चला जाता है और अब मिंग टैन एकदम मायूस हो जाता है। हमेशा की तरह मिंग टैन ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन वो ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। जाओमे के पूछने पर वो बताता है कि हाँ, कुछ नहीं हुआ, इस बार मैं ठीक से करूंगा, लेकिन इस बार भी वो ठीक से नहीं कर पाता। अब जाओमे कहती है कि कोई बात नहीं, हम लंच करके फिर ट्राई करेंगे, और ये कहकर दोनों लंच कर निकल जाते हैं। लेकिन कैंटीन के बजाय जाओमे उसको कहीं और लेके जाती है और मिंग टैन कहता है कि कैंटीन तो इस तरफ है, लेकिन वो मिंग टैन को दूसरी ओर खींच के लेके जाती है। वहाँ फेंग्यू सभी को अपने हाथ के बनाए हुए नूडल्स फ्री में बांट रही होती है। अब जाओमे मिंग टैन को भी लाइन में खड़ा होने को कहती है। दरअसल दोस्तों, ये जाओमे का ही आइडिया है कि सबको फ्री नूडल्स देने के बहाने फेंग्यू मिंग टैन को नूडल्स कुक करके दे और तब अपने प्यार का इजहार करे। लेकिन यहाँ फेंग्यू और बयूनो को साथ देखकर मिंग टैन मन ही मन दुखी होता है और वो यहाँ खाना ही नहीं चाहता। लेकिन जाओमे जिद करती है कि तुमको यहीं पर खाना पड़ेगा, और ऊपर से वो ये भी कहती है कि फेंग्यू ये सब अपने मनपसंद लड़के के लिए कर रही है। तो मिंग टैन सोचता है कि उसका मनपसंद लड़का तो बयूनो है, तभी तो उस दिन बयूनो उसकी और फेंग्यू की शादी की बात कर रहा था। और आगे कहता है कि नहीं, मैं बयूनो की होटल में बहुत काम करता हूँ और रोज वहाँ पर नूडल्स खाता हूँ, इसलिए मैं आज नहीं खाऊंगा। लेकिन जाओमे इसको छोड़ती नहीं, और इतने में वहाँ पर मिया मिंग टैन के लिए अपने हाथ से खाना पकाकर लाई होती है और वो बाहर आकर मिंग टैन को बुलाती है। लेकिन जाओ भी उससे लड़ने लगती है कि मिंग टैन आज तुम्हारा खाना नहीं खाएगा, और तभी अचानक मिंग टैन कहता है कि नहीं, मैं मिया का खाना खाऊंगा। अब ये सुनकर जाओमे चौंक जाती है और फेंग्यू को भी बहुत ही बुरा लगता है, और फिर मिंग टैन मिया के साथ चला जाता है और दोनों अलग बैठकर खाने लगते हैं। मिंग टैन को मिया का खाना खाते देखकर फेंग्यू बड़ी उदास हो जाती है और खाते वक्त मिंग टैन के मुंह पर खाना लग जाता है। उसको मिया अपने मुंह से निकाल कर खाने लगती है और दूर से फेंग्यू को ऐसा लगता है जैसे वो मिंग टैन को किस कर रही है। मिंग टैन ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो शॉक हो जाता है। अब यहाँ फेंग्यू बिल्कुल टूट चुकी होती है, क्योंकि वो मिंग टैन के लिए इतना कुछ कर रही है लेकिन कुछ भी काम का नहीं हो रहा होता है। मिंग टैन को खाना खिलाने के लिए उसने कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के लिए खाना बनाया था, लेकिन मिंग टैन ने उस बेचारे का खाना खाने से बिल्कुल इनकार कर दिया, और ऊपर से मिया ने उसको किस भी किया, और इस तरह सोचकर वो बहुत ही दुखी होती है। तब बयूनो वहाँ पर आता है और फेंग्यू को इस तरह फील करते हुए देखकर वो समझ जाता है कि फेंग्यू ने उसके लिए नहीं बल्कि मिंग टैन के लिए ही ये नूडल्स बनाए थे, और उसी के लिए ही उसने ये नूडल्स बनाना सीखा था। अब अगले शॉट में मिंग टैन कार वॉश करते हुए सोचता है कि मिया ने ऐसा क्यों किया, मुझे उसे बताना पड़ेगा कि मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता, और इस तरह सोचकर वो अपना काम करता है। यहाँ फेंग्यू जाओमे के घर पर सैंडबैग को खूब पंच कर रही होती है। तब जाओमे कहती है कि तुम मिंग टैन को गलत क्यों समझ रही हो, मिया को तो तुम जानती हो, उससे मिंग टैन की मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती उसको किस किया होगा। अरे मेरी माँ, उस सैंडबैग को तो मत मारो, वो बहुत ही कॉस्टली है, फट जाएगा। इस तरह वो फेंग्यू डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फेंग्यू सैंडबैग को पंच करती रहती है। और तब जाओमे के पापा तीनों के लिए खाना लेके आते हैं। अब फेंग्यू खाना नहीं चाहती, लेकिन जाओमे कहती है कि खाओगी नहीं तो टूर्नामेंट में हार जाओगी, तुम वीक हो जाओगी, और फिर तब तीनों बैठकर खाना खाते हैं। अब जाओमे के पापा कहते हैं कि सुनहाओ भी तुम तीनों की तरह डायरेक्टली फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुआ है, और मैं सुनहाओ के मैचेस देखने जरूर आऊंगा और उसको ही सपोर्ट करूंगा। उस दिन तो मैं जिम भी बंद करके रखूंगा। अब जाओमे उनसे लड़ती है कि आप मेरे कॉलेज में आकर उसको सपोर्ट करेंगे, तो क्या वो आपका इतना फेवरेट है? हाँ बेटी, वो मेरा फेवरेट तो है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको अपना डेथ स्ट्राइक सिखाऊंगा। और डेथ स्ट्राइक शब्द सुनकर फेंग्यू चौंक कर पूछती है कि क्या ये वही मोमेंट है जिससे एक फाइटर ने बहुत साल पहले अपने अपोनेंट को मार डाला था? हाँ बेटी, ये वही मोमेंट है, और इसे मेरे मास्टर ने कुछ ही स्टूडेंट्स को सिखाया था, और जिस फाइटर ने डेथ स्ट्राइक करके उस आदमी को मारा था वो भी मेरे मास्टर का स्टूडेंट था। अब ये सुनकर फेंग्यू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने मामा के बारे में सोचने लगती है। उन्हें वो बचपन से अंकल जी कहा करती थी और उन्होंने हमेशा फेंग्यू की हिम्मत बढ़ाई थी। दरअसल उस वक्त रिंग में जो बॉक्सर मरा था वो फेंग्यू के अंकल जी थे, और इन बातों को सोचकर फेंग्यू बहुत ही बुरा फील करती है। लेकिन वो अब तक नहीं जानती कि मिंग टैन के पापा ने ही डेथ स्ट्राइक करके अंकल जी को मारा था। आप लोगों में कईयों ने सोचा होगा कि मिंग टैन के पापा ही फेंग्यू के अंकल जी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सीरीज के बिगिनिंग में आपने देखा होगा कि फेंग्यू ने एक कब्र पर फूल रखे थे, और उसके जाने के बाद मिंग टैन ने भी उसी कब्रिस्तान की एक कब्र पर फूल रखे थे। दरअसल मिंग टैन अपने पापा की कब्र पर फूल रखने आया था, और अंकल जी की कब्र भी उन्हीं के पास ही थी। तो मिंग टैन ने अंकल जी की कब्र के पास भी प्रार्थना की थी कि गलती से मेरे पापा के हाथों आपकी मृत्यु हो गई थी, उसके लिए प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। अब इस वक्त फेंग्यू बहुत ही गुस्से में बाहर आती है। अब जाओमे उसको रोकती है तो वो कहती है कि अगर तुम अपने पापा से डेथ स्ट्राइक सीखोगी तो हमारी फ्रेंडशिप कट हो जाएगी, लेकिन तुम्हें डेथ स्ट्राइक से इतनी नफरत क्यों है?
तब फेंग्यू बताती है कि बहुत साल पहले डेथ स्ट्राइक के कारण जिस आदमी की जान गई थी वही मेरे अंकल जी थे। अंकल जी मुझे बहुत ही प्यारे थे और जिस आदमी ने डेथ स्ट्राइक करके उनको मार डाला उससे मैं सख्त नफरत करती हूँ। ये कहकर फेंग्यू चली जाती है। अब तक वो नहीं जानती कि उसके अंदर जी को मिंग टैन के पापा ने मारा था। अब अगले सीन में जाओ में सुनहाओ को बताती है कि किस तरह फेंग्यू के अंकल जी बहुत साल पहले डेथ स्ट्राइक की वजह से मर गए थे। सुनहाओ बताते हैं कि कभी कभी आंखों देखी बातें झूठ भी हो सकती है। मैंने उस मैथ का वीडियो देखा था और मुझे लगता है कि फेंग्यू के अंकल जी डेथ स्ट्राइक के कारण नहीं मरे थे। जहां तक मैंने देखा है जिस बॉक्सर ने अंकल जी के साथ फाइट की थी वो डेथ स्ट्राइक करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं थे। इतने नहीं, फेंग्यू के अंकल जी इतने मामूली बॉक्सर भी नहीं थे कि डेथ स्ट्राइक पंच कर डिफेंस नहीं करना जानते हो। तो फिर तुम लोग कैसे कह सकते हो कि उस पंच से ही वो मरे थे? हाँ, वो रिंग के अंदर जरूर मरे थे, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक वो डेथ स्ट्राइक से नहीं मरे होंगे। अब इस पर जामे कहती है कि तुम सही भी हो सकते हो, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन अगर तुम मुझको अपनी फ्रेंड मानते हो तो प्लीज डेथ स्ट्राइक मत सीखो। क्या तुमको मेरी इतनी फिक्र है? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम्हारी वजह से किसी की लाइफ न चली जाए। और ये कहकर जामी स्माइल करने लगती है। अब अगले सीन में ज़ेंगजी कॉलेज को दिखाते हैं। टूर्नामेंट वाला वो दिन आ ही गया है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पास के कॉलेज से भी स्टूडेंट्स आने लगते हैं और पार्टिसिपेंट्स को चीयर करने के लिए उनकी फैमिली मेंबर्स भी आने लगते हैं। बयूनो अपनी माँ को लेकर आता है तो मिया मिंग टैन के भाई बहन को लेकर आती है और मिंग टैन को खूब एनकरेज करते हैं सभी। और तब अकुरु आकर मिंग टैन से कहता है कि उस दिन तो मैं थका हुआ था इसलिए तुमसे हार गया, लेकिन आज मुझे हराने के सपने मत देखना बच्चू, तुम सिर्फ हारने के लिए पैदा हुए हो। और ये कहकर वो मिंग टैन को डिस्करेज करने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग टैन उसका मुंह तोड़ जवाब देता है कि बातें तो कोई भी कर सकता है, तुम रिंग के अंदर प्रूव करके दिखा तो मैं मानूंगा। और ये कहकर वो अकुरु को जरा धक्का देकर चला जाता है। अब दोनों कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स मिलते हैं। डांस पार्टी के बाद भले ही दोनों की फ्रेंडशिप स्ट्रांग हो गई हो, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच कंपटीशन जरूर है। ऊपर से ज़ेंगजी के प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर मेरे स्टूडेंट्स ने आपके स्टूडेंट्स को हरा दिया तो आप मायूस मत होना। इस पर दूसरे प्रिंसिपल भी मजाक करते हुए कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में आकर आपके स्टूडेंट्स को हराने वाले हैं। ये सोचकर तो मुझे आपकी फिक्र हो रही है। अब दूसरी ओर जियाओ फेंग फेंग्यू के पास जाती है और चैलेंज करती है कि इस बार तो तुम मुझसे जरूर हारोगी, और फेंग्यू उसको इग्नोर कर देती है और जाते जाते कहती है कि हाँ वो सब तो रिंग के अंदर ही देखा जाएगा। और अब शुरू होने वाला है पहला मैच जिसमें बयूनो और दूसरी कॉलेज की एक लड़की की टक्कर होगी। सब बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है। बयूनो की माँ को खूब चीयर कर रही होती है। अब दोनों फाइटर्स रिंग के अंदर आ जाते हैं। ज़ाओमी मिंग टैन को बताती है कि बयूनो खुद को स्ट्रीट फाइट का किंग मानता है और अब पता चलेगा कि उसका असली टैलेंट है क्या, और तुम भी उसके मूवमेंट्स और डिफेंस टेक्निक को ध्यान से देख लेना, ओके? अब इस तरह मैच शुरू होता है। बयूनो उस लड़की पर जोरदार अटैक करने जाता है, लेकिन वो लड़की उसको ब्लॉक करके नीचे गिरा देती है और कहती है कि क्योरोमियो, क्या तुमने सोचा कि एक पंच में मुझको गिरा दोगे? फिर बयूनो उठ जाता है और अब दोनों एक दूसरे पर पंचेस की बरसात कर रहे होते हैं। एक पॉइंट पर वो लड़की बयूनो को अटैक करने आती है, लेकिन बयूनो कहता है कि हम स्ट्रीट फाइटर्स की स्पेशलिटी है और वो ये है कि हम एक बार जो गलती करते हैं उसको कभी नहीं दोहराते। और ये कहकर वो उस लड़के को खूब पंच करता है और वो दर्द के मारे सर्कल के बाहर गिर जाती है। अब इस तरह वो हार जाती है और बयूनो ये मैच जीत गया है। अब सब शोर मचाकर खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में अगला मैच शुरू होने वाला है और ये मैच होगा बयूनो और सुनहाओ के बीच। तभी एक नया कैरेक्टर अंदर आता है। वो अनाउंसर सुनकर बाहर जाता है और किसी को कॉल करता है। अब फेंगस को देखकर उसके पीछे जाती है और उसकी बातें सुन लेती है। वो कहता है कि ऐसा बेकार मैच देखने से अच्छा तो यही है कि मैं घर पर ही बैठा रहूं। और तब दूसरे लाइन पर जो आदमी बात कर रहा होता है वो कहता है कि इसके बाद ही टॉप फाइटर्स का मैच होगा, लेकिन ये लड़का कहता है कि मुझे लगता है टॉप फाइटर्स का मैच भी बिल्कुल ऐसे ही बेकार होगा, और ये कहकर वो चला जाता है। अब फेंग्यू की समझ में ये नहीं आता कि ये कौन है और टॉप फाइटर्स को इतना बेकार क्यों समझता है। और तब मिंग टैन वो आता है। अब फेंग्यू उसको अंदर जाकर मैच देखने को कहती है, लेकिन वो कहता है कि थोड़ी देर हवा में रहने से मुझको बेहतर फील होगा। और अब दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अचानक फेंग्यू कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाती हूँ, और तब मिंग टैन धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। दोनों बहुत ही कुछ नया फील कर रहे होते हैं, लेकिन मिंग टैन अचानक फेंग्यू का हाथ छोड़कर कहता है कि सॉरी, अनजाने में हो गया। फेंग्यू कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जल्दी अंदर जाकर मैच पर ध्यान दो, मैं जाकर ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। और ये कहकर वो चली जाती है। वहाँ ज़ाओमी के पापा अपने जिम के लड़कों को भगा रहे होते हैं कि आज मुझे एक इम्पोर्टेंट मैच देखने जाना है, इसलिए आज तुम्हारी छुट्टी। और सबको जबरदस्ती बाहर भेजकर वो जिम को लॉक कर देते हैं और जल्दी जल्दी कॉलेज आकर सुनहाओ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। बयूनो और सुनहाओ के मैच को सब बहुत ही सीरियसली देख रहे होते हैं
और मैच शुरू होते ही बइनो कहता है कि सब लोग तुमको बहुत बड़ा चैंपियन कहते हैं, लेकिन आज तुम चैंपियंस के चैंपियन को देखोगे। और ये कहकर वो सुनहाओ को अटैक करने जाता है, लेकिन सुनहाओ बइनो को अटैक करने के बजाय उसको अच्छी तरह से डिफेंड करता है। बइनो अटैक करने के सारे मेथड्स अपना चुका होता है, लेकिन सुनहाओ हर अटैक को खूबसूरती से डिफेंड करता है। अब जाओमे के पापा बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये सिर्फ डिफेंड ही क्यों कर रहा है, आखिर इसका प्लान क्या है। तो मेंगटैन भी हैरान होता है कि सुनहाओ को अटैक करने के कितने सारे चांसेस मिल रहे हैं, लेकिन वो अटैक करने की वजह सिर्फ डिफेंस ही क्यों कर रहा है। साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि सुनहाओ का हर डिफेंस एकदम परफेक्ट है। इसका मतलब यह है कि वो बइनो के हर मूव को बहुत ही केयरफुली पकड़ रहा है और इस तरह मेंगटैन मैच को एनालाइज कर रहा होता है। अब सुनहाओ को इस तरह डिफेंड करते देखकर अक्रू और जियो फैंग भी बिल्कुल ही हैरान रह जाते हैं। अब बइनो तंग आकर कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझको अटैक क्यों नहीं करते, बेकार मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। अब इस पर सुनहाओ कहता है कि तुम ऑलरेडी एक मैच खेल चुके हो, इसीलिए तुम हार गए हो, और इस तरह मुझको अटैक करते रहोगे तो तुम्हारा जोश बढ़ेगा। और बइनो गुस्से में कहता है कि क्या तुमने मुझको इतना कमजोर समझ रखा है। और ये कहकर वो इस बार सुनहाओ को जोर से मारता है, लेकिन अब भी सुनहाओ अटैक नहीं करता और ना ही मार खाता है। वो हमेशा की तरह डिफेंड करता है और इसी वजह से बइनो की एनर्जी वेस्ट हो रही होती है और उसको पॉइंट्स भी नहीं मिलते। अब अचानक से सुनहाओ बइनो को अटैक करने लग जाता है। तब वो एक मूवमेंट करता है जो देखना तो बनता है। बइनो गैस ही नहीं कर पाता कि वो किस तरफ से अटैक करने वाला है, और फिर सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर ही वो बइनो को एक स्ट्रॉन्ग नॉकआउट पंच मारता है। और ये देखकर जाओमे के पापा बहुत ही खुशी से उछलने लगते हैं। अक्रू और जियो फैंग को भी अपने गुरु पर बहुत गर्व होता है और इस तरह बइनो बेचारा हार जाता है। लेकिन सुनहाओ उसके पास जाकर कहता है कि तुम एक बेहतरीन खिलाड़ी हो, तुम्हें सिर्फ थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है, और ये कहकर वो बइनो को हाथ देता है। अब अगले सीन में फैंग जोयो अपनी कंपनी की मीटिंग में होता है। तब एक आदमी भागकर आता है और बताता है कि अगला मैच मेंगटैन का है। फैंग जोयो कहता है कि बाकी की मीटिंग बाद में करेंगे, अभी मुझको एक इम्पोर्टेंट मैच देखने जाना है, और उसके स्टाफ बाहर चले जाते हैं। और अब वो अपने लैपटॉप पर मैच देखने लगता है। और मेंगटैन का मैच हम अगले पार्ट में देखेंगे। रुको 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 रुको, अगर मैंने ये कहा होता तो दोस्तों आप लोग तो मेरी जान ही ले लेते, है ना। मुझे अपनी जान प्यारी है यार, इसलिए मेंगटैन के मैच तो आपको दिखा कर जाऊंगा। अब यहाँ मिया और जाओमे मेंगटैन को खूब मोटिवेट कर रही होती है। तब फैंग वहाँ कर कहती है, मुझे पता है तुम नर्वस हो रहे हो, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी जीत होगी या हार, ये भी मत सोचो कि तुम्हारे बारे में लोग क्या कहेंगे। तुम सिर्फ ये बात याद रखो कि तुम्हें इस मैच में अपना बेस्ट देना है। तुमने इस टूर्नामेंट के लिए जी जान से ट्रेनिंग ली है और बहुत ही हार्ड वर्क किया है, और आज तुमको दिखाना पड़ेगा कि तुमने क्या सीखा है, क्या ट्रेनिंग में किया है। आज तुम्हें उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। इस तरह डरने की कोई बात नहीं है, हमें तुम्हारी हिम्मत पर पूरा विश्वास है। और इस तरह तीनों सीनियर्स मेंगटैन को मोटिवेट करती रहती हैं। और तब अनाउंसमेंट करते हैं कि मेंगटैन और सुनहाओ का मैच शुरू होने वाला है। दोनों बॉक्सर्स रिंग के अंदर आ जाते हैं और मैच शुरू होता है। शुरू से मेंगटैन सुनहाओ को अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सुनहाओ सुपर डिफेंस कर रहा होता है। अब मेंगटैन का अटैकिंग स्टाइल देखकर जाओमे के पापा को लगता है कि उन्होंने ये स्टाइल कहीं और देखा है। और फैंग कहते हैं कि मेंगटैन अच्छा अटैक कर रहा है और उसे यही कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन उसे सब्र से काम लेना होगा। अब रिंग में मेंगटैन का लगातार अटैक करना और सुनहाओ का उसको डिफेंस करना, यही कुछ देर तक चलता रहता है। अब यहाँ अक्रू और जियो फैंग डिस्कस करते हैं कि मेंगटैन नया फाइटर है, उससे 3 दिन लड़ने की क्या जरूरत है, गुरुस को एक ही पंच में ऑफ क्यों नहीं कर देते। अब सुनहाओ अपना अटैक शुरू करता है। मेंगटैन उसे अटैक करने जाता है तो वो अच्छा डिफेंस करके मेंगटैन को नीचे गिरा देता है, लेकिन मेंगटैन हार मानने वाला तो है नहीं, वो जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तब न जाने सुनहाओ के माइंड में क्या चल रहा था, वो अचानक ही झुककर अपनी हार मान लेता है। अब ये सब देखकर सभी शॉक हो जाते हैं कि ये इसने क्या किया। मेंगटैन ने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो सुनहाओ से कहता है कि मैं जानता हूँ आप मुझको हरा देंगे, लेकिन फिर भी मैं आखिर तक लड़ना चाहता हूँ, प्लीज इस तरह मत छोड़िए मैच को। लेकिन सुनहाओ मुस्कुराकर रिंग से बाहर चला जाता है। अब जाओमे के पापा सुनहाओ पर बहुत ही गुस्सा होते हैं कि ये इस कदर कैसे बाहर जा सकता है। और तब पीछे से एक आदमी कहता है कि अगर वो हार मान चुका है तो मेंगटैन को इस मैच का विनर अनाउंस कर दीजिए। लेकिन जाओमे के बाबा चिल्लाते हैं कि वो किसी वजह से मैच छोड़कर चला गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया। पर रूल्स के अनुसार मेंगटैन को विनर अनाउंस कर दिया जाता है, और इस पर सुनहाओ के कॉलेज प्रिंसिपल भी गुस्से में उठकर चले जाते हैं। अब जियो फैंग सुनहाओ को खींच कर लेके जाती है और पूछती है कि इस तरह हमारे कॉलेज के अगेंस्ट मेंगटैन के आगे झुक जाने का क्या मतलब है। अगर तुम इस तरह करते रहे तो फाइनल्स में जाने का मौका तो जरूर खो दोगे, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। अब सुनहाओ कहता है कि मैं कॉलेज क्लब कैप्टन की पोजीशन से रिजाइन कर रहा हूँ, अब से तुम एक अच्छी कैप्टन बनकर क्लब को संभाल लेना, और मैंने ये मैच इसीलिए छोड़ा क्योंकि मैं इस स्पोर्ट की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ ये एक मैच छोड़ा है, टूर्नामेंट तो कभी नहीं और किसी हाल में भी नहीं छोड़ूंगा। अब जियो फैंग कहती है कि प्रिंसिपल सर को कौन जवाब देगा, तुम खुद ही उनको समझाओ। और ये कहकर जियो फैंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
और अब अगला मैच शुरू हो जाता है और इस मैच में मिंगटैन और अखड़ू की टक्कर होती है। दोनों रिंग के अंदर आते हैं और मैच शुरू होता है। अखड़ू फिर एक बार मिंगटैन को नीचा दिखाने के लिए कुछ कह देता है, लेकिन मिंगटैन जवाब में उसको खूब अटैक करता है। अखड़ू भी कुछ कम नहीं, वो भी बेहतरीन पंचेस मारता है। उसको देखकर तो सबको ये लगता है कि ये तो एक प्रोफेशनल बॉक्सर से कम नहीं। अब अच्छी ट्रेनिंग की वजह से मिंगटैन भी उसको खूब डिफेंड करता है और अटैक भी कर रहा होता है। फिर कुछ देर बाद अखड़ू मिंगटैन को पंच करके गिरा देता है और वो उठ नहीं पाता। और तब उसे अपने भाई बहन की याद आती है और वो हिम्मत करके उठकर खड़ा होता है। लेकिन तभी अखड़ू से फिर से अटैक करके नीचे गिरा देता है और ये भी कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो नीचे गिरकर मरने की एक्टिंग करता। इस तरह मिंगटैन को बहुत ही इंसल्ट कर रहा होता है। अब मिंगटैन एक सच्चे फाइटर की तरह उठकर डिफेंस पोजीशन में खड़ा हो जाता है और अखड़ू उसको लगातार अटैक करता है। मिंगटैन डिफेंड करता जाता है, वो उसको मारता रहता है। और तब उसे जामे की बात याद आती है कि जब भी अपोनेंट अटैक करे तो आंखें खुली रखो, बंद मत करो, तभी तुम्हें उसके मूवमेंट्स का पता लगेगा। और मिंगटैन उस आइडिया को अप्लाई करता है और अखड़ू के पंचेस ब्लॉक करते करते उसके सारे मूवमेंट्स को एनालाइज करने लगता है। और फिर मौका पाते ही अचानक उसका पैर पकड़कर उसको उठा लेता है और नीचे पटक देता है और फिर उसकी गर्दन कसकर इस तरह से पकड़ लेता है कि अखड़ू हिल भी नहीं पाता। और इस पोजीशन में मिंगटैन अखड़ू को लॉक कर देता है और ये मैच जीत भी जाता है। अब मिंगटैन बड़ी मुश्किल से चलकर फेंगी के पास आकर कहता है, मैंने खुद को प्रूव करके दिखा दिया है। इस पर फेंगी भी बहुत ही खुश होती है, लेकिन मिंगटैन खड़ा भी नहीं रह पाता और वहीं गिर जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दी जाती है और पास वाले बेड में अखड़ू होता है। वो कहता है, इस बार तो तुम लकी थे जो बच गए, लेकिन तुम्हारे बारे में मेरी राय कभी नहीं बदलेगी। तब मिंगटैन कहता है कि तुम्हारे दिमाग में तुमने जिस मिंगटैन को इमेजिन करके रखा है ना, वो कब का मर गया है। इसके बाद भी अगर मेरी और तुम्हारी फाइट होगी तो उसमें मैं ही जीतूंगा। हाँ हाँ देख लेंगे। और ये कहकर अखड़ू चला जाता है। मिंगटैन की जीत को सारे फ्रेंड्स सेलिब्रेट करते रहते हैं और सब बहुत ही खुश होते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। फिर एक गाड़ी में वो मिंगटैन को उसके घर ड्रॉप कर देते हैं। अब मिया भी वहीं उतर जाती है। फेंग्यू कहती है कि अभी तुम्हारा घर थोड़ी ना आया है, तुम यहाँ पर क्यों उतरी। लेकिन मिया कहती है, मिंगटैन के घर जाने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं मिंगटैन के भाई बहन के लिए खाना बनाने जा रही हूँ। अब मिंगटैन को ये पसंद तो नहीं होता, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। फेंग्यू को भी बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब मिंगटैन के भाई और बहन के लिए कुक करना मिया को बहुत ही अच्छा लगता है। वो उन बच्चों के साथ बहुत एंजॉय कर रही होती है। मिंगटैन फैसला करता है कि आज से वो मिया को सब कुछ साफ साफ बता देगा। अब डिनर के बाद मिया घर जाने लगती है तो मिंगटैन उसे बाहर छोड़ने आता है। मिया पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। मिंगटैन कहता है कि आप मेरे लिए और मेरे भाई बहन के लिए जो कुछ कर रही हैं, उसके बदले में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और तब मिया कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम तो मुझको हर काम के पैसे भी देते हो, फिर क्या प्रॉब्लम है। नहीं सीनियर, ऐसी बात नहीं है, आप जो कर रही हैं उसका बदला पैसों से कभी नहीं चुकाया जा सकता। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपके दिल में क्या फीलिंग्स है। इसके बावजूद भी अगर मैंने अपने दिल की फीलिंग्स आपको नहीं बताई तो मुझ जैसा सेल्फिश इंसान कोई नहीं होगा। इसलिए मैं आपको अपने दिल का सच बताना चाहता हूँ। अब मिया जानती है कि मिंगटैन के दिल में क्या है, इसलिए वो कहती है कि तुम कुछ मत कहो, मैं सब कुछ जानती हूँ कि सच क्या है। और तब मिंगटैन ओपनली बता देता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और किसी और को पसंद करता हूँ। और मिया तो ऑलरेडी ये जानती थी, लेकिन फिर भी मिंगटैन के मुंह से ये सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है और मन ही मन रोने लगती है। लेकिन फिर वो कहती है कि अंदर दोनों बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम घर जाकर आराम करो, अब मैं निकलती हूँ। और ये कहकर वो चलने लगती है और इसी बारे में सोच रही होती है। अब उसके आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने साथ इमेजिन करके मैं बहुत ही खुश होती हूँ। लेकिन आज तुमने सच बताकर मुझसे मेरी छोटी सी खुशी छीन ली है। और इस तरह वो रोती हुई चल रही होती है। उसके दिल पर क्या बीत रही होगी ये सोचकर तो हमारा भी दिल भारी हो जाता है। अब आने वक्त पर बयूनो मैसेज करता है कि किसी भी हालत में आज तुम मिंगटैन को प्रपोज कर ही देना। लो ये आ गया चले पे नमक छिड़कने। ऐसा सोचकर मिया गुस्से में चली जाती है। अब अगले सीन में जाओ में सुन हाउ से मिलती है और पूछती है कि तुमने मैच में गिव अप क्यों किया, मेरे पापा को तुम पर कितना भरोसा था, तुमने तो उनका विश्वास ही तोड़ दिया। अब सुनहाओ कहता है कि हार मानने का दुख मुझे भी है, लेकिन अब तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करते देख मुझे लगता है कि मैंने ठीक ही किया था। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, ये कहकर जाओ में जाने लगती है। अब सुनहाओ उसको रोक कर कहता है कि मुझे भूख लगी है, तुम्हारे पास तो हमेशा एक एप्पल होता है ना, क्या तुम मुझको दोगी। अब जाओ में अपने एप्पल फेंकती है और सुनहाओ उसको कैच कर लेता है और फिर एप्पल लेकर वो जाओ के पास आता है और कहता है कि यू आर द एप्पल ऑफ माई आईज। और इस तरह वो जाओ को प्रपोज करता है और कहता है कि मुझे तुम बहुत ही अच्छी लगती हो, मैंने सिर्फ डेथ स्ट्राइक सीखने के लिए तुम्हारे पापा से ट्रेनिंग ली थी और ट्रेनिंग के बहाने मैं तुमको रोज देखना चाहता था। मुझे पता है कि मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स मेरे गिव अप करने से बहुत ही गुस्सा है, लेकिन मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मेरे लिए तो तुम्हारी खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है।
तुमने भी मिंग टैन को ट्रेन किया था तो उसकी जीत में तुम्हारी भी जीत है, और इसीलिए मुझे लगा कि उसके जीतने से तुम बहुत ही खुश रहोगे, और इसीलिए मैंने मैच को कीप कर दिया। अब ये सब सुनकर जामी की धड़कन तो इतनी तेज हो जाती है कि क्या कहें, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते, और फिर जरा संभाल कर कहती है कि मुझे घर जाना है, और ये कहकर वो तुरंत वहां से भाग जाती है। अब सुनहाओ चिल्लाता है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, ठीक है। फिर जाओ में भी बहुत ही कंफ्यूज होती है और फेंग्यू के घर आकर सैंड बैग को खूब पंच करने लगती है। अब फेंग्यू पूछती है तो वो सारी बातें उसको बता देती है। तो क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया था? यार वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी बोलती एकदम से बंद हो गई थी। और इस तरह वो अभी भी कंफ्यूजन में होती है। फिर दोनों सोने जाती हैं, लेकिन जाओ में फेंग्यू को सोने नहीं देती। अब तंग आकर फेंग्यू पूछती है कि उसने ऐसा क्या कह दिया, कम से कम वो तो मुझको बताओ। जाओ में कहती है कि उसने कहा यू आर द एपल ऑफ माई आईज, मतलब उस एपल में मेरी आंख है। अब फेंग्यू अपना माथा पीट कर कहती है कि हे भगवान, आग लगे तुम्हारे इंग्लिश को, तुम इंग्लिश में पास कैसे हो गई? जाओ में कहती है कि यार मैं इंग्लिश में पास ही कब हुई थी, हमेशा तो फेल ही होती आ रही हूँ। फिर वो फेंग्यू से उसका मतलब पूछती है तो फेंग्यू बताती है कि पागल लड़की, उसने तुमको प्रपोज किया है। यू आर द एपल ऑफ माई आईज का मतलब है कि उसे अपनी आंखें जितनी प्यारी है तुम भी उसे उतनी प्यारी हो। और तब जाओ में कहती है कि अब मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का एहसास हो रहा है, तुम भी मेरी तरह कंफ्यूज्ड और नर्वस थी ना। हाँ यार, आज मुझे एक फ्रेंड होने का दर्द महसूस हो रहा है, मैंने भी तुम्हें उस रात ऐसे परेशान किया था। अब हम दोनों की हालत एक जैसी है, लेकिन इस समय मुझे नींद आ रही है और सवाल मत करना प्लीज। और ये कहकर फेंग्यू सो जाती है। अब अगले सीन में सुनहाओ को उसके प्रिंसिपल खूब डांटते हैं कि तुम भले ही फेयर प्ले करना चाहते थे, लेकिन उसका ये तरीका निकाला तुमने। सॉरी सर, मुझे उस वक्त जो ठीक लगा मैंने वही किया। अच्छा, तो अब मैं वही करूंगा जो मुझको ठीक लगता है। आज से तुम कॉलेज के बॉक्सिंग क्लब के कैप्टन नहीं हो। सर, मैंने कैप्टन की पोजीशन से पहले रिजाइन कर दिया है और जियाओ फैंग को ऑलरेडी कैप्टन बना दिया है। ओह, तो तुम सब कुछ प्लान करके रखे हुए थे, तो फिर इस कॉलेज को छोड़कर जाने का प्लान भी तुमने बना लिया होगा। सर, मुझे कॉलेज छोड़कर जाने का हक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए जो फैसला लेंगे मुझे मंजूर होगा। अब प्रिंसिपल को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ऑर्डर देते हैं कि आज से कॉलेज की सारी क्लीनिंग जॉब तुम ही संभालोगे। अब सुनहाओ कॉलेज के सारे बाथरूम को क्लीन कर रहा होता है और तबाकू लाकर उसको बहुत चिढ़ाता है कि आपकी गलती का एकदम सही पनिशमेंट मिला है आपको। बॉक्सिंग क्लब की आप फिक्र मत कीजिए, उसको मैं अच्छे से संभालूंगा, आप बस क्लीनिंग पे ध्यान दीजिए। और ये कहकर वो चला जाता है। लेकिन ये सब देखकर जियो फैंग को बहुत ही दुख होता है, क्योंकि वो सुनहाओ को बहुत पसंद करती है। अब यहाँ मिंग टैन और बयूनो बातें कर रहे होते हैं। मी आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर चुकी है और मिंग टैन के साथ एक अच्छी फ्रेंड की तरह बिहेव करती है, लेकिन उसका इरादा अब यही है कि मिंग टैन और फेंग्यू कभी एक ना हो। और तब जाओमी आकर कहती है कि रिजल्ट आ गया है। मिया उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन जाओमी कहती है कि इंग्लिश एग्जाम का रिजल्ट आया है और हम दोनों फेल हो गई हैं। यार अब क्या करेंगे, इंग्लिश नॉर्थ पोल है तो हम लोग साउथ पोल है, ऊपर से 3 दिन में री एग्जाम भी होने वाला है, और अगर उसमें भी फेल हो गए तो हमें तो दोबारा इसी सेमेस्टर में बैठना पड़ेगा। तो मिंग टैन कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मुझे इंग्लिश अच्छे से आती है, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, आप दोनों जरूर पास हो जाएंगे। और तब जाओमी और मिया की खुशी का ठिकाना नहीं होता और दोनों ठान देती है कि हम इसी से इंग्लिश सीखेंगे। अब अगले सीन में जाओमी फेंग्यू को बताती है कि मैं और मिया इंग्लिश में फेल हो गई है और मिंग टैन हमको इंग्लिश सिखाने वाला है। अब ये सुनकर फेंग्यू बहुत ही उदास होने लगती है, लेकिन जाओमी कहती है कि यार फिक्र मत कर, मिया से मिंग टैन को कैसे बचाना है ये मेरा काम है, ओके। और ये कहकर वो चली जाती है। लेकिन फेंग्यू अपने मैथ के पेपर में जानबूझकर सारे आंसर्स गलत लिखती है और उसका ये आइडिया है कि वो मैथ में फेल हो जाएगी तो मिंग टैन उसको सिखाएगा। और अगले दिन क्लास में सर आंसर पेपर्स दे रहे होते हैं और फेंग्यू सपनों में खो जाती है कि वो फेल हो गई है और मिंग टैन उसको मैथ सिखा रहा है। अब इतने में सर उसको बुलाते हैं। वो सपने से बाहर आकर कहती है सॉरी सर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा मैथ का पेपर ऐसा होगा। और सर भी कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सारे प्रॉब्लम्स इतनी अच्छी तरीके से सॉल्व कर दोगे, तुम्हें तो 100 में से 100 नंबर मिले हैं। और ये कहकर वो सबके सामने फेंग्यू की बहुत तारीफ करते हैं। अब फेंग्यू चौंक जाती है कि मैंने तो सारे आंसर्स गलत लिखे थे, फिर 100 कैसे आ गए। और वो अपना पेपर लेकर उथरा हुआ चेहरा लिए उस क्लास से बाहर खड़ी हो जाती है जहाँ मिंग टैन जाओमी और मिया को इंग्लिश सिखा रहा है। अब मिंग टैन को लगता है कि कोई देख रहा है और वो बाहर आकर देखता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। फेंग्यू पिलर के पीछे छुप जाती है और तब उसे ख्याल आता है कि जरूर फेंग जोयू ने ही उसके पेपर में करेक्शन किए होंगे। फिर वो तुरंत घर जाकर फेंग जोयू से कहती है कि तुमने मेरे मैथ्स पेपर की करेक्शन क्यों की है, मैंने कितनी मेहनत करके प्लानिंग की थी, तुमने तो उस पर पानी फेर दिया है। हाँ दीदी, तुम्हारे डेस्क पर पेपर पड़ा हुआ था और मैंने उसको यूं ही देखा तो सारे आंसर गलत थे, इसलिए मैंने सारे करेक्शन कर दिए। अरे करेक्ट तो कर दिए, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी मेहनत बेकार चली गई। और यह कहकर वो फेंग जोयू की आइसक्रीम छीनकर भाग जाती है।
अब यहाँ मिंग टैन इन दोनों को बहुत ही अच्छे से सिखा रहा होता है और दोनों अपने मेथड से मन लगाकर पढ़ने लगते हैं। मिया अपने क्लब में इंग्लिश वर्ड को लेकर टेक्वांडो प्रैक्टिस के दौरान इंग्लिश स्पेलिंग सीख रही होती है और जाओ में भी बहुत मेहनत करके पढ़ने लगती है। अब इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। ये दोनों कॉलेज के टॉप फाइटर्स हैं, इसीलिए अगर बाकी स्टूडेंट्स को पता चल गया कि ये फेल हो गया है और ये री एग्जाम दे रहे हैं तो इनकी काफी नाक कट जाएगी। इसलिए दोनों छुपती छुपाती एग्जाम लिखने जाती है। लेकिन तब मिया के स्टूडेंट्स आकर ग्रुप में चिल्लाते हैं कि ऑल द बेस्ट सीनियर, इंग्लिश एग्जाम ठीक से करना, ठीक है। और मिया गुस्से में सबको भगा देती है। अब जामे की बारी आती है। उसके स्टूडेंट्स भी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि आप जो भी आंसर लिखेंगी वो सही होगा। और जामे उनको भगा देती है कि ये लोग तो हमारी इमेज खराब करने में तुले हुए हैं। फिर दोनों एग्जाम हॉल में जाकर री एग्जाम लिख रही होती है। अब दूसरी ओर फेंग्यू के दादाजी उसी और फेंग जोई को बुलाते हैं। वो फेंग्यू से कहते हैं कि हमारी कंपनी में रिक्रूटमेंट चल रही है और उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। आज से तुम इस कंपनी के कामकाज को देखना शुरू कर दो। और ये कहकर फेंग्यू बड़ी टेंशन में आ जाती है और कहती है, दादाजी आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझको कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने देंगे। हाँ बेटी, प्रॉमिस तो किया था, लेकिन पढ़ाई से कंपनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम पैसे वाले जरूर हैं, लेकिन पैसों के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। अगले हफ्ते फेंग जोई हांगकांग जा रहा है और तुम्हें भी दुबई जाकर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी होगी। और इस तरह दादाजी बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दे देते हैं। अब फेंग्यू बड़ी उदास हो जाती है कि वो कॉलेज कैसे जाएगी और अपने फ्रेंड से कैसे मिलेगी और मेनली मिंग टैन से कैसे मिलेगी। अब अगले सीन में जेंगजी कॉलेज को दिखाते हैं। फेंग्यू के नहाने से उसके फ्रेंड्स बड़े उदास हो जाते हैं। मिंग टैन तो डबल उदास हुआ बैठा है। और तब इंग्लिश एग्जाम का रिजल्ट आता है और उसमें मिया को 62% और जामी को 61% मिले होते हैं और दोनों पास भी हो चुके हैं। मिया अपने मार्क्स से बहुत ही खुश होती है, लेकिन जामी कहती है कि मुझे इससे कम मार्क्स मिले हैं, जरूर कोई गलती हुई है, मैं तो मिस्टर वैन से कंपेयर करने जा रही हूँ। अब मिंग टैन कहता है कि छोड़िए ना सीनियर, 1% की तो बात है। और तब मिया कहती है कि कम हो या ज्यादा, हमने तो प्लान किया था कि अगर हम इंग्लिश में पास हो गए तो हम सब थीम पार्क जाएंगे, भूल गए क्या? ओह हाँ यार, अच्छा याद दिलाया, चलो उसकी तैयारी करते हैं। और इस तरह वहाँ पर सभी खुश हो जाते हैं। अब यहाँ फेंग्यू अपनी कंपनी का काम देख रही होती है, तब उसे जामे का वॉइस मैसेज आता है और उसने कहा होता है कि हम दोनों इंग्लिश में पास हो गई है, तुम कॉलेज कब आओगे, हम सब तुमको बहुत ही मिस कर रहे हैं। अब ये सुनकर फेंग्यू रिप्लाई करती है कि मैं भी तुम सबको बहुत ही मिस करती हूँ। फिर वो अपने कैबिन के अंदर बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगती है और तो किसी को आते देखकर वो फिर से काम पर लग जाती है। फिर फेंग जोई उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है और कहता है कि कुछ दिन में दादाजी फौरन जाने वाले हैं, तब तुम खुशी से कॉलेज चले जाना। अब ये सुनकर फेंगी बहुत ही खुश होती है और इमोशनल होकर कहती है कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि जो तुम जैसा भाई मेरे को मिला है। कोई बात नहीं दीदी, तुम भी क्या याद रखोगे। और तब फेंग जोई को एक कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है। तभी पास वाले टेबल पर 2 लड़के आकर बैठते हैं। एक लड़का कहता है कि उस लड़की ने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुमने तुरंत एक्सेप्ट कैसे कर लिया, क्या वो तुमको इतनी पसंद है? दूसरा कहता है कि जब उसने मुझको प्रपोज किया तो उसने बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी, उस ड्रेस में उसको देखते ही मेरा दिल तो उस पर फिसल गया। और तभी एक लड़की वहाँ से गुजरती है। वो लड़का कहता है कि उसने भी तो ऐसी ड्रेस पहनी हुई है। हाँ यार, इस ड्रेस में ये लड़की भी बहुत ही सुंदर लग रही है, इसे मैं प्रपोज करूंगा, पक्का, देख रही हो। अब फेंग्यू भी सोच में पड़ जाती है कि क्या अच्छी ड्रेस पहनने से हीरोज का प्यार एक्सेप्ट कर लेगा, और अब वो भी मुड़कर उस ड्रेस को देखती है। अब कॉलेज क्लब में जाओ में एकदम उदास दिखाई देती है और मिंग टैन पूछता है तो वो बताती है कि मुझे फेंग्यू के लिए बुरा लग रहा है, उसे थीम पार्क बहुत ही पसंद है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आ पाएगी। अब मिंग टैन सोचता है कि अगर फेंग्यू को थीम पार्क पसंद है तो मैं किसी भी तरह उसको यहाँ पर लेके आऊंगा। अब यहाँ दिखाते हैं तो फेंग्यू ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर वही ड्रेस सर्च कर रही होती है जो कल रेस्टोरेंट में एक लड़की ने पहनी हुई थी। और तभी किसी की आहट सुनकर वो झट से कंप्यूटर को लॉक कर देती है और तब पता चलता है कि उसका भाई फेंग जोई अंदर आया है। वो कहती है क्या तुम डोर नॉक नहीं कर सकते, बताओ क्या काम है। अब वो कहता है कि दीदी तुमसे कोई मिलने आया है। अब फेंग्यू हैरान हो जाती है कि मुझसे मिलने, वो भी इस समय, कौन आ सकता है। और फिर अपना हीरो मिंग टैन अंदर आता है। उसको देखते ही फेंग्यू बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। फेंग जोई बताता है कि मिंग टैन तो नीचे रिसेप्शनिस्ट से लड़ रहा था क्योंकि वो बिना अपॉइंटमेंट के इसको अंदर ही नहीं आने दे रही थी। वो तो अच्छा हुआ मैं वहां से गुजर रहा था और मैं इसको डायरेक्टली तुम्हारे पास लेके आ गया। और अब फेंग्यू और मिंग टैन हमेशा की तरह चुप रहते हैं। फेंग्यू फेंग जोई से कहते हैं कि तुम तो हमेशा बिजी रहते हो ना, तो इस वक्त भी तुमको कोई काम होगा, जाओ अपना काम जाकर करो। फेंग जोई आंसर करके कहता है कि नहीं दीदी, इस वक्त तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं तो यही रहूंगा। और ये कहकर वहीं बैठ जाता है। तब मिंग टैन कहता है कि मैं तो सिर्फ ये बताने आया था कि कल हम सब थीम पार्क जा रहे हैं, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगी? आपके फ्रेंड्स भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अब फेंगी बड़ी उदास हो जाती है और कहती है कि कल मेरे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अगर मैं वहाँ नहीं गई तो मेरे दादाजी मुझको मार डालेंगे, इसीलिए मुझको वहाँ पर जरूर जाना होगा। मिंग टैन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपको टाइम मिले तो थीम पार्क जरूर आना।
हम 9 बजे तक थीम पार्क के बाहर आपका इंतजार करेंगे। ये कहकर मिंग टैन उस कमरे से बाहर जाता है और तब फैंग यू के दादाजी उसको क्रॉस करके जाते हैं। मिंग टैन उनको नमस्ते करता है, वो उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। अब रात हो जाती है और मिया मिंग टैन के घर पर खाना बना रही होती है और इसी बीच फैंग यू भी मिंग टैन के घर पर आ रही होती है। वो बहुत ही खुश है कि मिंग टैन इतनी दूर आया और उसने उसको थीम पार्क में इनवाइट किया। उसे थैंक यू कहने के लिए फैंग यू उसके लिए नूडल्स बनाकर लाई होती है और तभी कोई आवाज को सुनकर मिया सोचती है कि मिंग टैन आ गया और वह खुशी खुशी बाहर आती है। लेकिन वहाँ जाओमी आई होती है। अब मिया पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? यार तूने सोशल मीडिया में अपलोड जो किया था कि तुम आज बहुत सारा खाना बनाने वाली हो, इसलिए मैं खाने चली आई। मिया कहते कि सबसे पहले तो मैं तुमको अपनी फ्रेंड लिस्ट से ब्लॉक करूंगी, फिर देखना तुम। अब इस तरह की बातें चल रही होती है। तब अकलू कुछ लड़कों को लेकर मिंग टैन को मारने के लिए वहाँ पर आता है और उसको देखकर ये दोनों गेट बंद करके बाहर खड़ी हो जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मिंग टैन को मारने उसके घर में आओ। अकलू कहता है कि देखो मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम दोनों हट जाओ, मैं तो मिंग टैन को सबक सिखाना चाहता हूँ। अब दूसरे लड़के कहते हैं कि चुपचाप रास्ता छोड़ो वरना तुम दोनों को भी खूब पीटेंगे। इतने में वहाँ पर फैंग यू भी आ जाती है। फैंग यू को देखकर अकलू बहुत ही घबरा जाता है। जाओमी कहते हैं कि तुमने हमारी बॉक्सिंग क्वीन का मूड खराब कर दिया है, अब तुम नहीं बचोगे। अकलू एक और बार पूछता है कि मिंग टैन कहाँ पर है। फैंग यू कहते हैं कि तुमने यहाँ आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, हमसे लड़ने के बाद ही तुम हीरो तक पहुँच पाओगे। और अब ये फैसला करते हैं कि ये तीनों टॉप फाइटर्स और अकड़ू एंड गैंग्स आपस में लड़ेंगे। अब इस लड़ाई के लिए वे बिल्डिंग पर चले जाते हैं। अकड़ू अपने गैंग से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, उनकी कॉलेज का रूल है कि कॉलेज के बाहर वे किसी से नहीं लड़ते, इसीलिए हम उनको आसानी से मार कर हरा सकते हैं। गैंग के लड़के कहते हैं कि तीनों आखिर लड़कियां हैं, इतने लड़कों से वे क्या लड़ेंगे, और इस तरह वे सिटी की टॉप फाइटर्स को अंडरएस्टिमेट कर देते हैं। अब लड़ाई शुरू होने वाली है और जाओमी कहती है कि हमें जल्दी घर जाना होगा वरना बच्चे सारा खाना खा जाएंगे। फैंग यू कहती है कि ठीक है बाबा चले जाएंगे, और ये कहकर वो अपनी चप्पल उतारती है। फिर सिर्फ 10 सेकंड के अंदर तीनों मिलकर सारे लड़कों को कोड़ देती हैं और नॉकआउट कर देती हैं। अगर आगे हमें पता चला कि तुम में से किसी ने भी मिंग टैन को टच करने की कोशिश की तो याद रखना एक के भी हाथ पैर नहीं बचेंगे, भागो यहाँ से। और इस तरह वे उस गैंग को मारकर भगा देती है। अब फाइट खत्म करके तीनों ऐसे घर लौटते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तब मिंग टैन घर लौटता है और इनको देखकर पूछता है कि क्या कोई खास बात है जो तीनों सीनियर्स एक साथ आई हैं। वे कहते हैं कि हम तो यहाँ मिया का खाना खाने आए हैं, और फिर वे सब मिलकर डिनर करते हैं। फिर फैंग बाहर आती है। मिंग टैन भी बाहर आकर कहता है कि मुझे लगा आप कल हमारे साथ थीम पार्क जरूर आएंगी। फैंग यू कहती है कि सॉरी कल तो मैं नहीं आऊंगी, मैं तो तुमको थैंक यू कहने के लिए आई थी क्योंकि तुमने मुझको थीम पार्क के लिए बुलाना जरूरी समझा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मिया और जाओमी यहाँ पर हैं। मिंग टैन कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ थीम पार्क चलेंगी तो छोटू और छोटी को बहुत ही अच्छा लगेगा। तब फैंग यू पूछती है तो क्या तुमको अच्छा नहीं लगेगा? अब मिंग टैन कुछ देर चुप रहता है और कहता है कि अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो क्या मैं आपको बुलाने आता? लेकिन फैंग यू उदास होकर कहती है कि थैंक यू लेकिन मैं आ ही नहीं सकती। तो वो कहता है कि अच्छा कम से कम ये तो बताओ कि आप कॉलेज कब तक आएंगी? तो फिर फैंग यू बताती है कि कुछ दिनों में मेरे दादाजी फौरन जाने वाले हैं और तभी मैं कॉलेज आ पाऊंगी। इसी स्वीट कॉन्वर्सेशन के बाद फैंग यू अपने घर चली जाती है। अगली सुबह वो मीटिंग ले जा रही होती है और कल रात के बारे में सोचकर बहुत ही उदास होती है कि वो मिंग टैन के साथ नहीं जा सके। तभी वो नोटिस करती है कि कार मीटिंग वेन्यू के बजाय किसी और डायरेक्शन में जा रही है। वो ड्राइवर से पूछती है तो वो कहता है कि मैडम एक्चुअली सीईओ सर ने आपको थीम पार्क ले जाने के लिए कहा है। दरअसल ये फैंग यू के भाई फैंग जोई की बात कर रहा है। वो कहता है कि उन्होंने तो आपके लिए नई ड्रेसेस भी खरीद कर रखी हुई है। और कार की सीट पर शॉपिंग बैग देखकर फैंग यू एकदम हैरान हो जाती है। उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। दूसरी ओर फैंग जोई को दिखाते हैं जो खुद उस मीटिंग में पहुंच गया है जहां फैंग यू को जाना था। वो मीटिंग में मेंबर से कहता है कि आज की प्रेजेंटेशन मैं करने वाला हूं, और ये कहकर वो मीटिंग में सब कुछ एक्सप्लेन करता है। दरअसल कंपनी और मार्केट सिचुएशन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं जानता, और इसीलिए वो बड़ी आसानी और कैजुअली से इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन को कर रहा होता है। यहाँ फैंग यू बैग खोलकर ड्रेस निकालती है। अरे ये तो वही ड्रेस है जो फैंग यू ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते थे। उसमें एक नोट होता है जिसमें फैंग जोई ने लिखा है कि तुम हमेशा कहती हो कि मैं वर्ल्ड का सबसे अच्छा भाई हूँ, इसीलिए और कोई ड्रेसेस खरीदने के बजाय मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद ड्रेस खरीदी है। अब तो खुश हो ना? तब हमें दिखाते हैं कि उस दिन फैंग जोई को देखकर फैंग यू ने अपना कंप्यूटर जब लॉक कर दिया था उसके बाद क्या हुआ। उसके बाहर जाने के बाद फैंग जोई देखना चाहता था कि उसकी दीदी ऐसा क्या देख रही थी, और मेरे आते ही उसने सिस्टम को लॉक क्यों कर दिया। फैंग यू ने उसे पासवर्ड लॉक किया होता है, लेकिन ये जीनियस उसका पासवर्ड रिकरेक्ट कर देता है। अब अनलॉक करके वो देखता है कि फैंग यू इस ड्रेस को देख रही थी, इसीलिए उसने वही ड्रेस खरीद कर फैंग यू के लिए रखी हुई है। और ये सब जानकर फैंग यू एकदम खुश होकर कहती है कि ठहर जा भाई, अगली बार ऐसा पासवर्ड लगाऊंगी कि तुम कभी क्रैक नहीं कर पाओगे। अब हाँ थीम पार्क के बाहर सभी फ्रेंड्स फैंग यू के लिए वेट कर रहे होते हैं। मिया कहती है कि अगर अभी अंदर नहीं गए तो सारे राइड्स पूरे नहीं कर पाएंगे। इस पर मिंग टैन भी उदास होकर अंदर जाने लगता है।
लेकिन तभी पीछे से फेंग्यू की आवाज सुनाई देती है और तब दिखाते हैं कि फेंग्यू उस क्यूट ड्रेस में इनक्योर चली आ रही है। दोनों बच्चे जाकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको देखकर मिंगटैन को तो आसमान में उड़ने वाली फीलिंग्स आ रही होती है। बयूनो कहता है कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि आप आएंगी, इस ड्रेस में तो आप बहुत ही क्यूट लग रही हैं। और तब मिया कहती है कि तो क्या हुआ, मेरे पास भी तो एक ऐसी ड्रेस है और उसमें तो मैं बहुत ही अच्छी लगती हूँ। फिर बयूनो डर कर उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और आप सब मिलकर खुशी खुशी थीम पार्क के अंदर जाते हैं। तभी एक छोटा सा सॉन्ग प्ले होता है और सब मिलकर मस्त मजे कर रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद एक जगह पर बैठकर रेस्ट करते हैं और तब मिया रोलर कोस्टर पर जाने की बात करती है, पर मिंगटैन कहता है कि मुझे उसमें बहुत डर लगता है, मैं तो नहीं आऊंगा, आप सब जाकर एंजॉय कीजिए। और तब मौका पाकर जामे कहती है कि फेंग्यू को भी तो रोलर कोस्टर से डर है, इसलिए तुम दोनों यहाँ पर रुको, हम चले आते हैं। मिया को इनका प्लान समझ में आ रहा होता है और वो बयूनो को देखकर आंख मारती है। वो तुरंत कहता है कि मुझे भी रोलर कोस्टर से डर लगता है। अब जामे कहते तो ठीक है, तुम भी यहीं रहो, बच्चों का ध्यान रखो, हमारे बैग्स को भी संभाल लेना, ठीक है, हम लोग जाते हैं। और ये कहकर ये चारों चले जाते हैं। बयूनो को खुद पर बहुत ही गुस्सा आता है कि मैंने मिया की बात क्यों मानी, मैंने ये सब कुछ मिस कर दिया। रोलर कोस्टर पर मिया पहले अंदर जाती है और जामे बाहर की सीट पर बैठ जाती है। तब मिंगटैन फिर से कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं इस पर नहीं चढ़ूंगा। अब जामे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम इस पर मत चढ़ो और फेंग्यू को लेकर बाहर चले जाओ। अब मिया रोने लगती है कि मैं भी जाऊंगी, लेकिन जामे उसको रोक कर रखती है और ये दोनों बाहर चले जाते हैं। तभी फेंग्यू एक राइड को बहुत ही चाह से देख रही होती है। बचपन में इस तरह की राइड पर चढ़ने का उसका बड़ा ही मन करता था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको कभी अलाउ नहीं किया। मिंगटैन पूछता है तो वो बता दिए कि मुझे ये राइड बहुत ही पसंद है, लेकिन इस पर कभी नहीं चढ़ी। तो क्या हुआ, चलो आज तुम्हारी ये कमी भी पूरी हो जाएगी। ये कहकर मिंगटैन उसको राइड पे लेके जाता है और दोनों खूब एंजॉय करते हैं और बैकग्राउंड में लव म्यूजिक प्ले हो रहा होता है। यहाँ फेंग्यू मीटिंग में कुछ ज्यादा ही डिटेल्स एक्सप्लेन कर रहा होता है। दोस्तों, अगर आपको एक सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो आप उस क्लास में क्या करेंगे? हाँ, सो जाएंगे, राइट। यहाँ मीटिंग में भी मेंबर्स वही कर रहे होते हैं, लेकिन फेंग्यू अपना एक्सप्लेनेशन जारी रखता है। अब थीम पार्क में वे लगभग सारे राइड्स कंप्लीट कर चुके हैं। रोलर कोस्टर पर राइड करने की वजह से मिया को चक्कर आने लगते हैं और वो लौट कर बयूनो की नई शर्ट पर उल्टी कर देती है। वो बेचारा रोता हुआ धोने चला जाता है, बेचारे की किस्मत ही ऐसी है। अब छोटू और छोटी मिंगटैन से कहते हैं कि हम मिया दीदी का ख्याल रखेंगे, आप फेंग्यू जी के साथ जाकर जरा घूम फिर कर आइए। जामी कहती है सुन लिया तुम दोनों ने, अरे ये बच्चे भी तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, इनसे कुछ सीखो। और इस तरह मजाक करके वो मिंगटैन और फेंग्यू को हॉन्टेड हाउस लेके जाती है। वो दोस्तों, हॉन्टेड हाउस की बात आ ही गई है तो आप में से कितने लोग यहाँ पर गए हैं और आपने वो क्या क्या किया है जो यहाँ पर नहीं करना चाहिए था, कमेंट से बताइए, मजा आएगा। अब वहाँ ड्राउनी कॉस्ट्यूम्स में कई कैरेक्टर्स उनको डराने लगते हैं। मिंगटैन और फेंग्यू सच में बहुत ही डर जाते हैं, लेकिन जामी कहती है कि डरो मत, कॉस्ट्यूम के अंदर इंसान ही है। इतने में ड्रावना कैरेक्टर जामी को ही डरा देता है, लेकिन वो चिल्लाती है कि चैंपियन को डराते हो, ठहरो आती हूँ, और ये कहकर उसको चेस करने लगती है। अब मिंगटैन और फेंग्यू अकेले होते हैं। फेंग्यू पहली बार हॉन्टेड हाउस में आई है और बहुत ही घबराई हुई होती है, और फिर उसका डर कम करने के लिए मिंगटैन टॉपिक ही चेंज कर देता है और कहता है कि आपकी ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है। फेंग्यू कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट करने का यही वक्त मिला तुम्हें, और तुम ये मत सोचो कि मैं डर रही हूँ, याद है ना मैं बॉक्सिंग क्वीन हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगती है। तभी एक जगह पर फेंग्यू बहुत ही डर जाती है और आगे बढ़ने से उसको और भी डर लगता है। मिंगटैन कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, यहाँ से आगे मैं आपको लेके जाऊंगा। फेंग्यू एक सेकंड मिंगटैन को देखती है और फिर आंखें बंद कर लेती है। मिंगटैन उसका हाथ पकड़कर आगे लेके जाता है और फिर कुछ देर में वो एग्जिट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ एक आखिरी कैरेक्टर फेंग्यू को बिल्कुल ही डरा देता है। तभी फेंग्यू उसको तगड़ा किक मारती है कि मुझे डराने चले थे तुम, हैं? और वो बेचारा बेहोश हो जाता है और उसे स्ट्रेचर पर लेके जाते हैं। फिर नेक्स्ट शॉट में दिखाते हैं तो मिस्टर वैंग को एक खबर मिल जाती है कि उनके कॉलेज स्टूडेंट्स ने थीम पार्क के हॉन्टेड हाउस में एक आदमी को मारा है। प्रिंसिपल मिस्टर वैंग से कहते हैं कि आज ही तुम रूल बुक में ये नया रूल लिख दो कि ज़ेंगजी कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट हॉन्टेड हाउस में नहीं जाएगा। इस तरह प्रिंसिपल सर बात बात पर नए रूल्स बना रहे होते हैं। अब हॉन्टेड हाउस के बाहर आकर जामी खुद से बातें कर रही होती है और कहते हैं कि मैं तो जानबूझकर उन दोनों को अकेला छोड़कर बाहर आ गई, पर मुझे हॉन्टेड हाउस से थोड़ी डर लगता है। फिर चलते चलते वो एक स्टोर में पहुंचती है जहाँ एक बड़ा स्टफ्ड टॉय होता है। वो उस टॉय को बहुत ही पसंद करती है और उसे जीतने के लिए जामी को एक ही शॉट में 5 कैंस को गिराना होगा। वो कई बार ट्राई करती है लेकिन होता ही नहीं। तभी पीछे से कोई एक शॉट मारता है और 5 कैंस गिर जाते हैं। जामी चौंक कर मुड़ती है तो वहाँ पर सुनाहो खड़ा होता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनाहो कहता है कि अगर मैं कहूँ कि ये कोइंसिडेंस है तो क्या तुम यकीन करोगी? हाँ, बिल्कुल नहीं करूंगी, जरूर मेरे पापा ने तुम्हें यहाँ पर भेजा होगा। और फिर ऐसी बातें करके वो गेम में जीता हुआ बड़ा टॉय लेकर दोनों चलने लगते हैं। जामी उसे टॉय के लिए थैंक यू कहती है
और वो कहता है कि मैंने तुम्हें ये टॉय जीत कर दिया है, क्या इसके बदले में तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी? जाओ में कहते हैं कि तुम नहीं आते तो भी मैं ये टॉय जरूर जीतती, और इसलिए वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है, लेकिन सुनाओ अपनी बात पर अड़ा रहता है। जाओ में कहती है कि मुझसे जवाब पूछने के बजाय पहले तुम बताओ कि मैं तुमको अच्छी क्यों लगती हूँ। तुम तो कई खूबसूरत लड़कियों को जानते होंगे जो अच्छी फाइट भी करती हैं। फेंग यू भी तो एक अच्छी फाइटर है, तुम उसको पसंद क्यों नहीं करते? और फिर तुम्हारे कॉलेज में जियाओ फेंग भी तो है, उसको पसंद क्यों नहीं करते तुम? हाँ, वो ठीक से फाइट नहीं करते लेकिन फिर भी खूबसूरत तो जरूर है। उन सबको छोड़कर तुम मुझे पसंद क्यों करते हो, ये बात बताओ। अब सुनहाओ कहता है कि किसी को पसंद करने के लिए रीजन की जरूरत नहीं होती। अरे टॉपिक चेंज मत करो, समझे? कम से कम 100 रीजन बताओ कि मैं तुमको अच्छी क्यों लगती हूँ, तभी मैं अपना जवाब दूंगी। अब सुनहाओ अपना पहला रीजन बताता है कि तुम्हारी गेमिंग स्टाइल मुझको बहुत ही पसंद है, और इस तरह वो बातें कर रहे होते हैं। अगले शॉट में सब बहुत ही इंजॉय करते हुए थीम पार्क से बाहर आते हैं। फेंग यू कहती है कि आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है, और इस पर मिंग टैन कहता है कि अब से तुम्हारी लाइफ में इससे भी अच्छे दिन आएंगे, तुम टेंशन मत लो। तो मिंग टैन अपनी प्रैक्टिस करता होता है। फेंग यू बहुत दिनों बाद कॉलेज आई होती है, उसको देखकर सब बहुत ही खुश होते हैं कि फाइनली ये आ गई है। मिंग टैन की तो पूछे मत, उसका तो जोश इतना बढ़ जाता है कि क्या कहें। जाओ में इसको प्रैक्टिस पर ध्यान देने को कहती है, और अब ये सब प्रैक्टिस करने लगते हैं। और फिर कई दिन बाद अपने बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर फेंग यू को बहुत ही अच्छा फील होता है, और मिंग टैन का सारा ध्यान फेंग यू पर चलता रहता है। जामी उसको डांटती कि तुम्हारा ध्यान किधर है, वो कहीं भाग थोड़ा रही है, तो अभी प्रैक्टिस में ध्यान दो। और तब मिया आती है और कहती है कि प्रिंसिपल सर ने हम तीनों को बुलाया है। अगले सीन में ये तीनों प्रिंसिपल सर के सामने जाते हैं। प्रिंसिपल उनके सामने ढेर सारे स्नैक्स रख देते हैं और कहते हैं कि खा लो बच्चों, ये सब तुम्हारे लिए है। ये तीनों कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि सर आज आपको क्या हो गया है? प्रिंसिपल कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम तीनों इस कॉलेज की शान हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सब मंगवाए हैं। अरे जामी चुप क्यों बैठी हो, जितना चाहो उठा कर खा लो। इस पर जामी जल्दी से एक पैकेट फाड़ कर खाने लगती है। तब प्रिंसिपल कहते हैं कि खाने के अलावा तुम तीनों ने इस कॉलेज में किया ही क्या है? और ये सुनकर जामी मुंह में डाला हुआ स्नैक निकालकर नीचे रख देती है, लेकिन फेंग यू का मतलब समझ आती है और पूछती है कि क्या कोई इवेंट होने वाला है? हाँ, पास के एक स्टेट में एक MMA इवेंट होने वाला है, उसमें तुम तीनों को पार्टिसिपेट करना है। मिया कहते हैं कि यहाँ भी जो टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, नहीं, तुम्हें उस इवेंट में जरूर जाना होगा, क्योंकि उस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने प्रॉमिस किया है कि वे हमारे कॉलेज को फंड देंगे। इतना ही नहीं, उस इवेंट में तुम तीनों को देखकर कई सारे नए बच्चे भी यहाँ आने की सोचेंगे, और ये हमारा एक एडवर्टाइजमेंट का जरिया भी हो जाएगा। तुम लोग इसको अपनी वेकेशन ही समझो, तुम्हारे लिए स्पॉन्सर भी मैंने ढूंढ लिया है। और ये सुनकर तीनों मान जाती है। अब अगले सीन में वे इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। फेंग यू कहते हैं कि मिंग टैन को भी तो हमारे साथ चलना होगा, वही हमारा कोच होगा। बोइनो कहते हैं कि मैं भी आऊंगा और आपके लिए खाना बनाऊंगा। जाओ में कहती है कि इसमें सिर्फ 4 लोग जा सकते हैं, अगर तुम्हारा चाहो तो अपना खर्चा तुम्हें खुद ही करना होगा। अब इस पर बोइनो बहुत ही उदास हो जाता है कि हाँ, मुझे नहीं लेके जा रहे। अब मिंग टैन कहते हैं कि मैं आपका कोच कैसे हो सकता हूँ, मुझ में तो इतनी काबिलियत भी नहीं है। तब तीनों से बताते हैं कि तुम दूसरों के फाइट मोमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज करते हो, इसीलिए हम तुमको अपने साथ लेके जाना चाहती है। तुम टेंशन मत लो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तब फेंग यू को उसके दादाजी कॉल करते हैं और तुरंत आने को कहते हैं। वो जल्दी जल्दी वहाँ से चली जाती है। फेंग यू अपनी कंपनी में पहुँचती है तो वहाँ दादाजी के साथ उनके फ्रेंड का बेटा शबी होता है। अब दादाजी दोनों को अकेला छोड़कर किसी काम का बहाना करके चले जाते हैं। शबी कहता है कि तुम्हारे दादाजी चाहते हैं हम दोनों एक दूसरे को पसंद करें, क्या कल रात तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? अब इससे पहले वो अपना मुंह बंद करता फेंग यू कह देती है कि मैं तो कल बिजी हूँ। तो फिर क्या तुम? नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस तरह वो हर बात पर टाइम नहीं है ये कहती रहती है। तब शबी कहता है कि लगता है तुम मुझको इग्नोर कर रही हो, लेकिन अगर तुम्हारे दादाजी को पता चला कि तुम ऐसा कर रही हो तो वो बहुत ही परेशान होंगे। क्या मैं उन्हें बताकर परेशान करूं? फेंग यू पूछती है कि क्या तुम मुझको धमकी दे रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देखकर तुम्हारे दादाजी को दुख होगा। इस पर फेंग यू कहती है कि तुम मुझे डिनर पर ले जाना चाहते हो ना, है ना? तो ठीक है, मैं चलूंगी, पर मुझे एक ऐसे रेस्टोरेंट में जाना है जहाँ का शेफ फ्रेंच हो लेकिन वो चाइनीज फूड बनाता हो, और अगर तुम्हें ऐसा रेस्टोरेंट मिल जाए तो मुझको बता देना, मैं चले जाऊंगी, लेकिन अभी के लिए गुड बाय, यहाँ से चले जाओ। ये कहकर फेंग यू उसको भेज देती है। अब अगले दिन कॉलेज के बाद फेंग यू को शबी का कॉल आता है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है। ज़ॉमी कहती है कि तुम्हें इतनी नफरत किससे है, तुम कॉल अटेंड क्यों नहीं करती? फेंग यू कहती है कि ये मेरा पर्सनल मामला है यार। अब ज़ॉमी जिद पकड़ लेती है कि फिर तो तुमको मुझको जरूर बताना पड़ेगा कि ये मामला है क्या। उसी वक्त शबी कॉलेज के बाहर फेंग यू का इंतजार कर रहा होता है। तब मिंग टैन बाहर आता है। शबी को देखकर उसे उस दिन की याद आती है जब रेस्टोरेंट में वो फोन पर किसी को बता रहा था कि पापा की जिद की वजह से ही मैं फेंग यू से बातचीत कर रहा हूँ, वरना ऐसी पागल लड़की से कौन बात करेगा। ये सब सोचकर मिंग टैन फेंग यू को कॉल करने जाता है।
तब शेबी उसको बुलाकर कहता है कि तुम्हारा चेहरा मुझको जाना पहचाना सा लग रहा है, क्या तुम फेंगी को जानते हो? वो इसी कॉलोनी पढ़ती है और बहुत ही फेमस बॉक्सर भी है। नहीं, मैं उनको नहीं जानता, ये कहकर मिंग टैन वहाँ से जाने लगता है। तब शेबी कहता है कि न जाने कैसा कॉलेज है और लड़कियों को फाइटिंग सीखने की क्या जरूरत है, और इस तरह वो नाफना बकरा होता है। तभी मिंग टैन लौट आता है और कहता है कि तुम मार्शल आर्ट्स को सिर्फ फाइट समझते हो, इसलिए तुम्हें उसकी खूबसूरती समझ में नहीं आती। अब शेबी गुस्से में मिंग टैन को कुछ कहने वाला होता है कि फेंगी और जामी भी वहाँ जाती है। अब शेबी मिंग टैन को छोड़कर फेंगी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत देर से वेट कर रहा था। फेंगी कहते हैं कि मैंने तो तुमसे वेट करने को नहीं कहा था। ओह कोई बात नहीं, तुमने वेट करने को नहीं कहा था, लेकिन क्या तुम भूल गए कि फ्रेंच शेफ जो चाइनीज बनाता है? हाँ, मैंने ऐसा शेफ रेडी कर लिया है। मैंने फ्रांस के एक बेहतरीन शेफ को बुलाया है और उसे चाइनीज बनाना भी सिखा दिया। ऊपर से मैंने तुम्हारे लिए एक अलग ही मेन्यू कार्ड रेडी भी कर दिया है। अब जामी चौंक कर कहती है कि यार तुम किस देश के राजा हो जो इतना कुछ कर सकते हो? फेंगी के लिए तुम इतना खर्च करने के लिए तैयार हो? वाह। अब वो फेंगी को कहती है कि तब तो तुम्हें इसके साथ जरूर जाना होगा। इस पर फेंगी जामी को घूरती है, यार मुझे क्यों घूर रही हो? तुमने खुद उससे वादा किया था कि अगर तुम ऐसा कर लोगे तो मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाऊंगी, तो अब जाओ ना। और ये कहकर वो फेंगी को जबरदस्ती शेबी की कार में बैठा देती है। फिर वो मिंग टैन से पूछती है कि क्या तुम ये हमारे साथ चलोगे? वो मना कर देता है। अब शेबी पूछता है कि क्या आप इसको जानती है? जामी कहते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह जानती हूँ, ये हमारा जूनियर तो है। और शेबी फिर मिंग टैन को घूरता हुआ कार लेकर चला जाता है। फेंगी को जाते हुए देखकर मिंग टैन बड़ा ही उदास होता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट में फेंगी के साथ जामी भी आई होती है। ऊपर से उसने अपने सारे फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया होता है और कहते हैं कि सबको जितना खाना है खा लो यार, आज मौज करो, आज हमारे बिल शेबी ही भरेगा, इसलिए शर्मा मत, अपना रेस्टोरेंट समझकर खूब खाओ। अब ये सब देखकर शेबी जरा डगमगा जाता है कि ये हो क्या रहा है। जामी कहती है कि ये सब फेंगी के फ्रेंड्स हैं, उन्हें बुलाकर मैंने गलती तो नहीं की ना है। अब शेबी बनावटी मुस्कान लगा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही किया तुमने, क्योंकि फेंगी की खुशी में ही मेरी खुशी है। अब यहाँ मिंग टैन अपनी पार्ट टाइम जॉब में होता है और फेंगी के बारे में सोच रहा होता है। इतने में मिया अपने क्लब के सारे स्टूडेंट्स को लेकर उसी रेस्टोरेंट में चले जाती है जहाँ शेबी फेंगी और जामी को लेके आया है। वो कहते हैं कि सुनो स्टूडेंट्स, आज तुम लोग कोई भी कॉस्टर डिश जितनी मर्जी जो चाहो खा लो, सारा फ्री में, सबका भी हमारे शेबी भैया ही भरेंगे। अब तो शेबी की समझ में नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है, यार मैं फंस गया। जैसे ये काफी नहीं था, अपना बइनो भी अपने एरिया के सारे लड़कों को वहाँ पे लेके आता है और वे सब कहते हैं थैंक यू शेबी भैया, थैंक यू आपकी मेहरबानी के लिए, और ये कहकर तरह तरह का खाना ऑर्डर करने लगते हैं। अब शेबी एकदम इरिटेट होने लगता है, लेकिन जामी रुकने का नाम ही नहीं लेती। वो और भी कुछ लोगों को फोन करके कहते हैं कि अरे कहाँ हो, अरे इधर आ जाओ, यहाँ पर मस्त खाना फ्री में मिल रहा है, ऐसा ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। अब शेबी को लगता है कि आज उसके लाखों की जायदाद मिटने वाली है। अब पेट भर मुफ्त का खाना खाकर जामी बहुत ही खुश होती है। तब फेंगी कहती है मुझे मिंग टैन के लिए बुरा लग रहा है यार, वो जरूर मुझसे गुस्सा होगा। जामी कहती है कि वो गुस्सा क्यों होने लगा, और नहीं तो क्या, सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो जामी, तुम। अरे अब मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? तुमने तो अपने रोमियो से वादा किया था कि उसके साथ डिनर पे जाओगी। हाँ, लेकिन तुमने मुझको जबरदस्ती उसकी कार में बैठा दिया था, और इस तरह की लड़ाई चल रही होती है। और तब फेंगी बताती है कि एक दिन रेस्टोरेंट में मिंग टैन ने मेरे खातिर जानबूझकर शेबी के ऊपर वाइन गिरा दी थी और उसकी वजह से मिंग टैन को नौकरी से भी निकाल दिया गया था। अरे तो ये तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया? अरे ये बहुत पहले हुआ था, इसलिए नहीं बताया। अगर वो तुम्हारे लिए अपनी नौकरी तक छोड़ने को तैयार हो गया था तो तभी तुमको समझ जाना चाहिए था कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। अब फेंगी कहती है कि यार अब मैं क्या करूँ, कोई आइडिया तो दे दे। ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर मिंग टैन तुम पर गुस्सा है, इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। वो जानता है कि तुम शेबी को पसंद नहीं करती। अब तुम उसी के साथ रेस्टोरेंट चली गई तो वो तुम पर जरूर गुस्सा होगा, लेकिन हम कल उसे इस बात के लिए टेस्ट करेंगे। पर मुझे लगता है कि गुस्सा होने के साथ साथ वो कल तुम्हें अपना लव प्रपोज भी कर देगा। अब यहाँ मिंग टैन सोच रहा होता है कि शेबी बहुत ही बुरा लड़का है, मुझे ये बात फेंगी को बता देनी चाहिए। अगले दिन कॉलेज में फेंगी प्रैक्टिस कर रही होती है। मिंग टैन वहाँ आता है और फेंगी से कुछ कहने जाता है। फेंगी भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती है, लेकिन मिंग टैन चुपचाप वार्म अप करने लगता है। फेंगी फिर प्रैक्टिस में लग जाती है। इतने में जामी आकर मिंग टैन से कहती है कि कल तुम भी रेस्टोरेंट आए होते तो कितना अच्छा होता, वहाँ खाना बहुत ही टेस्टी था। फिर वो फेंगी से कहती है कि हमें चेक करना चाहिए कि क्या वो शेबी सच में तुमसे प्यार करता है कि नहीं। इस तरह फेंगी से पूछने के बहाने वो मिंग टैन को चिढ़ाकर चली जाती है। मिंग टैन अब भी चुप ही रहता है और फेंगी उम्मीद होकर वहाँ से जाने लगती है। एक मिनट रुकिए, मिंग टैन की आवाज को सुनकर फेंगी रुक जाती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। फेंगी पूछती है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब मिंग टैन कहता है कि क्या आपको शेबी पसंद है? फेंगी जरा सोचकर कहती है कि मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो मुझको पसंद है, लेकिन मैं उससे नफरत भी नहीं करती। ये सुनकर मिंग टैन कहता है कि किसी भी हालत में आप उस पर भरोसा मत करना, वो आपको धोखा दे सकता है, वो आपको दिल से नहीं चाहता।
आपको ऐसा कोई और जरूर मिल जाएगा जो आपको सच्चे दिल से चाहता है और आपका ख्याल भी रखेगा और सच में आपको भी वो बहुत पसंद आएगा। इसीलिए आप जल्दी से कोई फैसला मत लीजिए। अब फेंग पूछती है कि क्या तुम ऐसे किसी इंसान को जानते हो, लेकिन अब फिर से मिंगटैन चुप हो जाता है। अब फेंग डायरेक्टली पूछ रही थी कि मैं जिसके बारे में सोच रही हूँ क्या तुम भी उसी के बारे में सोच रहे हो। मिंगटैन हाँ कहने जाता है, लेकिन तभी उसको कुछ याद आता है कि एक दिन फेंग मिंगटैन के घर पर अपनी बोतल भूल आई थी और वो उसको लौटाने गया था। तो फेंग ने ज़ॉम्बी से कहा था कि मिंगटैन कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। और अब ये सोचकर वो कहता है कि आपके सवाल का जवाब मैं नहीं जानता, हालांकि इतना जानता हूँ कि शेबी वो इंसान नहीं है। आपको उस इंसान का इंतजार करना चाहिए जो आपके दिल को सच्चे से प्यार करे। आपको अपने लवर का इंतजार करना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। फेंग सोचती है कि लो, इस बार भी अपना मुंह नहीं खोला इसने, बताओ यार। अगले सीन में ज़ॉम्बी फेंगी को डांटती है कि अगर वो कुछ नहीं कह पाया तो तुम्हारे मुंह में क्या चने चब रहे थे? तुमने क्यों नहीं कहा कि मिंगटैन तुम ही वो इंसान हो जिससे मैं प्यार करती हूँ? और तभी मिंगटैन को वहाँ से जाते हुए देखकर ज़ॉम्बी को बुलाती है। फेंगी उसको वार्न करती, देख रहे उसको कुछ मत बोलियो, कुछ मत बोलियो। हाँ ओके, नहीं बोलूंगी। तो मिंगटैन आता है। ज़ॉम्बी कहती है कि इस औरत में सिर्फ 2 लड़के पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुमसे लड़कों के बारे में एक डाउट पूछना चाहती हूँ। एक्चुअली दूसरे कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड है, उसे अपने जूनियर से प्यार है और लगता है जूनियर को भी मेरी फ्रेंड से प्यार है। तब मेरी फ्रेंड का दूसरा फ्रेंड जबरदस्ती उसे कॉलेज से लेके गया, लेकिन वो उतना अच्छा लड़का नहीं है। अब फेंगी अपनी आंखों से ज़ॉम्बी को डांटती है कि इसके आगे मत बोल वरना मिंगटैन को पता चल जाएगा। लेकिन ज़ॉम्बी रुकती नहीं और कहती है तो अब तुम ही बताओ कि क्या उस जूनियर को मेरी फ्रेंड के लिए पॉजिटिव होना चाहिए या नहीं। तो फेंगी ज़ॉम्बी को पंच करती है और ज़ॉम्बी ठल करके नीचे गिर जाती है। और तो फेंगी कहती है कि इसने कल रात कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसीलिए इसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। और ये कहकर वो ज़ॉम्बी को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन यहाँ मिंगटैन को ज़ॉम्बी की बात याद आती है तो उसे लगता है कि शायद वो जूनियर तो मैं ही हूँ। अब रात को फेंगी थीम पार्क की फोटोज में मिंगटैन को देख रही होती है। वो सोचती है कि अगर आज मैंने ज़ॉम्बी को मारा नहीं होता तो शायद पता चल जाता कि मिंगटैन मुझसे प्यार करता है या नहीं। अब यहाँ मिंगटैन में थीम पार्क की फोटोज को देखकर कहता है कि जूनियर को पॉजिटिव जरूर होना चाहिए। अब अगले दिन फेंगी के दादाजी उसको बताते हैं कि तुम्हें जरा जल्दी दुबई जाना होगा, यानी 15 तारीख को। लेकिन फेंगी कहती है कि मुझे कॉलेज से एक इवेंट भेज रहे हैं, लेकिन दादाजी उसकी बात नहीं मानते। वहाँ मिंगटैन रेफरी से बात करता हुआ चल रहा होता है। वो पूछती है कि क्या तुम इवेंट में हमारी टीम के कोच बनकर जा रहे हो? मिंगटैन हाँ में जवाब देता है और पूछता है कि आप तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, क्या आप मुझे कोई टिप्स देंगे? रेफरी बताते हैं कि टॉप 5 प्लेयर्स से ज्यादातर छोटी छोटी मिस्टेक के कारण ही हार जाते हैं, इसीलिए तुम्हारा काम होगा कि तुम अपोनेंट के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स दोनों को नोट करो, उन्हें ठीक तरीके से एनालाइज करके तुम्हें हमारे फाइटर्स की मिस्टेक्स को करेक्ट करना होगा और यही एक अच्छे कोच की पहचान होनी चाहिए। तो मिंगटैन फैसला करता है कि वो दूसरे कॉलेज के ज़ियाओफेंग की फाइट्स को देखेगा, क्योंकि वो भी एक टॉप लेवल की फाइटर है। फिर वो ज़ियाओफेंग के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को एनालाइज करेगा। अब ये सोचकर वो सीधे उस कॉलेज में पहुंच जाता है और उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देखता है। उनके बॉक्सिंग क्लब में ज़ियाओफेंग अकड़ू के साथ खूब प्रैक्टिस कर रही होती है। अब मिंगटैन चुपचाप अंदर जाकर ध्यान से देखता है कि वो किस कदर फास्ट मूव करती है और कितने स्ट्रॉन्ग पंचेस मारती है। उसके दमदार प्रैक्टिस को देखकर मिंगटैन बहुत ही घबरा जाता है कि वाकई में ये बहुत ही खतरनाक है। अकड़ू और नहीं सह सकता और थोड़ी देर के लिए ब्रेक मांगता है। अब ज़ियाओफेंग उसको डांटती है कि तुम सुनहाओ के स्टूडेंट हो, लेकिन तुम में उस जैसी ताकत बिल्कुल भी नहीं है। इस पर अकड़ू कहता है कि गुरु तो टॉयलेट साफ करने में लगे हुए हैं, आप चाहे तो मैं उनको बुला लेता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही मैनेज कर लूंगी। और फिर से अकड़ू के साथ वो प्रैक्टिस में लग जाती है। अब ये सुनकर मिंगटैन चौंक जाता है कि सुनहाओ से ये काम कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है। वो तुरंत सुनहाओ से मिलने जाता है। अब यहाँ दिखाते हैं तो सुनहाओ सारे क्लीनिंग करके बाहर आ रहा होता है। तभी वो ज़ॉम्बी को मैसेज करता है। दरअसल ज़ॉम्बी ने उससे 100 रीजंस मांगे थे और अब तक वो इस बात के लिए 57 रीजंस दे चुका है कि उसको ज़ॉम्बी अच्छी क्यों लगती है। अब उन मैसेजेस को देखकर वो बहुत ही मुस्कुरा रहा होता है कि तभी मिंगटैन वहाँ पर आता है। मिंगटैन कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि आपको ऐसा पनिशमेंट दिया जाएगा। अब सुनहाओ मुस्कुरा कर कहता है कि ये मेरी गलती का पनिशमेंट है और इस काम को करने में मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिंगटैन कहता है कि ये सब आपको मेरी वजह से करना पड़ रहा है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे लिए मैच गिव अप क्यों किया? तब सुनहाओ एक्सप्लेन करता है कि बॉक्सिंग सिर्फ एक फाइट नहीं, उसमें और भी गहरी बातें छुपी हुई है। यह हमारे माइंड को ट्रेन करने का एक साधन है। मैं नंबर 1 पोजीशन पर रहने के लिए बॉक्सिंग नहीं करता, मैं बॉक्सिंग को एक कला मानता हूँ और उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा किया और जैसे मैंने चाहा था वैसा ही हुआ और तुम्हारे और अकड़ू के बीच फेयर मैच हुआ, मेरे लिए तो यही काफी है। लेकिन एक बात बताओ, तुम इस कॉलेज में क्यों आए? और तो मिंगटैन बताता है कि दूसरे स्टेट में होने वाले MMA इवेंट के लिए मैं ज़ेंगजी की फाइटिंग क्वींस का कोच बनाया गया हूँ और उन्हें गाइड करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं ज़ियाओफेंग की स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करने के लिए यहाँ पर आया था, ताकि उसके मुताबिक मैं अपने सीनियर्स को ट्रेन कर सकूँ। ओह, तो ये बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
पर अगर तुम इस काम के लिए आए हो तो डायरेक्टली उससे फाइट क्यों नहीं कर लेते? अब ये सुनकर मिंगटैन शॉक हो जाता है। सुनहाओ कहता है कि इस तरह ऑब्जर्व करने के बजाय अगर तुम उससे फाइट करोगे तो तुम्हें और अच्छे एनालाइज करने का मौका मिल जाएगा। कहीं तुम उससे फाइट करने से डरते तो नहीं हो? अब वो कहता है मुझ में हिम्मत है या नहीं ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं फाइट जरूर करूंगा। अब अगले शॉट में सुनहाओ मिंगटैन को लेकर अपने बॉक्सिंग क्लब में जाता है। इनको देखकर सभी सुनहाओ के पास आते हैं। अब जियो फैंग कहती है कि इस बच्चे को यहाँ क्यों लेकर आ गए? तब सुनहाओ बताता है कि ये तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करने के लिए यहाँ पर आया है, ताकि ये अपने सीनियर्स को अच्छे से ट्रेन कर सके। अब ये सुनकर जियो फैंग को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन मिंगटैन कहता है कि आप गलत मत समझिए, मैं आपकी फाइट को एनालाइज करके बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझको सिखाएंगी? अब जियो फैंग कहते हैं कि चलो आ जाओ, मैं भी देखती हूँ तुम्हारे सीनियर्स ने तुम्हें कैसे ट्रेन किया है। अब यहाँ क्रूज का मजाक उड़ा रहा होता है। अरे एक बार मुझको क्या हरा दिया इसने, खुद को चैंपियन समझने लगा। वाह, आज तो ये इतनी मार खाएगा कि जन्म जन्म के लिए बॉक्सिंग भूल जाएगा। और अब मैच शुरू होता है और जियो फैंग मिंगटैन को खूब मारती रहती है। एज यूजुअल मिंगटैन डिफेंस करता रहता है, लेकिन वो आंखें खुली रखता है और उसके मूवमेंट्स को ध्यान से देखता है कि ये कैसे मार रही है और कहाँ से मार रही है। अब अकड़ू नीचे से चिल्लाता है कि उसे मत छोड़ो जियो फैंग, खूब मारो। सुनहाओ से कहता है कि तुम अभी भी उसे अंडरस्टिमेट मत करो, उसे ध्यान से देखो, वो अपनी आंखें कभी बंद नहीं करता। वो जियो फैंग की मूवमेंट्स को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा है और अगर वो इसी तरह एनालाइज करता गया तो एक दिन बहुत ही बड़ा चैंपियन जरूर बनेगा। और ये सुनकर अकड़ू जरा सीरियस हो जाता है कि ओके ओके। अब अगले सीन में मिंगटैन ने फाइटिंग खत्म करके अपने कॉलेज में जाता है। उसको बहुत चोट लगी होती है। अब ये दोनों पूछती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? मिंगटैन कहता है कि चोट लगी है तभी तो कुछ सीख पाया हूँ। उस जामे को बताता है कि जियो फैंग का स्ट्रेंथ ये है कि उसके मूवमेंट्स आपसे ज्यादा फास्ट हैं। फिर वो मिया को बताता है कि वो फिजिकली आपसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका उनसे मुकाबला हुआ तो आपको ये सब ध्यान में रखना होगा। फिर वो जियो फैंग की वीकनेस बताता है। उस जामे को बताता है कि जियो फैंग आपसे फिजिकली थोड़ी वीक है। फिर मिया को टिप देता है कि आप जियो फैंग से बहुत ही फास्ट हैं, तो यही फर्क है आप में और जियो फैंग में। इन बातों को आप ध्यान में जरूर रखिए। आप अपनी स्ट्रेंथ को उनकी वीकनेस के अगेंस्ट यूज कीजिए। ये सुनकर दोनों दंग रह जाती हैं कि भाई वाह, तुम में तो एक अच्छे कोच के सारे लक्षण आ गए हैं, तुम सिर्फ मेरे कोच हो। ये कहकर मिया उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं, ये मेरा कोच है। और ये कहकर जामे दूसरा हाथ पकड़ लेती है और हमेशा की तरह दोनों ऐसे लड़ते रहते हैं। अब अगले सीन में अकड़ू और शेवी गेम खेल रहे होते हैं। लगता है ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अकड़ू ठीक से नहीं खेल पाता। लगता है तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही है। हाँ यार, कुछ दिनों से मेरा बैड लक चल रहा है, मैं हर चीज में फेल हो रहा हूँ, तभी तो मैं एक डरपोक से हार गया। लेकिन वो बहुत ही लकी है, तभी तो उसके कॉलेज के टॉप 3 सीनियर्स उसको ट्रेन कर रही है। अब शेवी पूछता है कि क्या फैंग्यून टॉप 3 फाइटर्स में से एक है? हाँ, और वो भी मिंगटैन को ट्रेन कर रही है। ऊपर से दोनों बहुत क्लोज भी है। एक दिन में मिंगटैन को मारने उसके घर चला गया, लेकिन फैंग्यू वहाँ थी और मुझे तो लगता है दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। तो शेवी कहता है क्या बात कर रहे हो, प्यार? क्या तुम्हारे पास उसकी फोटो है? मैं देखना चाहता हूँ कि मिंगटैन कैसे दिखता है। अब अकड़ू उसको मिंगटैन की फोटो दिखाता है और उसको देखकर शेवी शॉक होकर पूछता है कि क्या यही मिंगटैन है? और तभी उसको याद आता है कि उसने रेस्टोरेंट में इसी उस पर वाइन गिराई थी। अच्छा, तो ये चक्कर चल रहा है, इससे तो मैं देख लूंगा। तुम इसके बारे में और क्या जानते हो? अकड़ू कहता है कि इसे मैं बचपन से जानता हूँ और इसको मैंने बचपन में बहुत पीटा है। अब अगले सीन में मिंगटैन कार वॉश कर रहा होता है। तभी शेवी आकर कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है, उस दिन तुमने ही मुझ पर वाइन गिराई थी ना, है? इस पर मिंगटैन कहता है कि मैंने कब इनकार किया, अब जरा दूर हटिए, मुझे अपना काम करना है। ये कहकर वो काम करने लगता है। और फिर शेवी कहता है कि और मैंने ये भी सुना कि तुम जरा गरीब हो, इसीलिए इस तरह मेहनत करने की एक्टिंग करके फैंगी को फुसला रहे हो। बेटा, इस तरह दिन में सपना देखना बंद कर दो, समझे? तुम जैसे गरीब लड़की को फैंगी जैसी हमें लड़की कभी नहीं मिलेगी। लेकिन मिंगटैन उसको इग्नोर करके कार वॉश करने लगता है। अब शेवी कहता है कि तुम अपने लेवल की किसी लड़की को ढूंढ लो और बड़े घर के सपने मत देखो। इस पर मिंगटैन कार की बजाय शेवी पर पानी मारता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक फ्री एडवाइस देता हूँ, सुनते हो तो सुनो। तुम फैंग्यू को जो जाल बिछा रहे हो, अगर फैंग्यू उसमें नहीं गिरी तो तुम्हारा जो हाल होगा ना, ये उसी का डेमो है, देख लो। सभी तुम्हारी तरह पैसों को सब कुछ नहीं मानते। अब पूरी तरह भीगकर शेवी मिंगटैन पर चिल्ला रहा होता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो और पानी डालूंगा। इस पर शेवी उसको डांट कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन यहाँ फिर भी उसकी बातें सुनकर मिंगटैन को बुरा लगता है। अब अगले सीन में बयूनो और मिंगटैन बात कर रहे होते हैं। मिंगटैन पूछता है कि क्या तुम शेवी को जानते हो? हाँ, उस अमीर लड़की को मैं जानता हूँ, वो हमेशा फैंग्यू के पीछे पड़ा रहता है। अरे वो अच्छा लड़का नहीं है और हमेशा फैंग्यू को उससे बचना चाहिए। वो ज्यादा वक्त तुम्हारे नूडल्स शॉप में बिताती है, इसलिए तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। मिंगटैन ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वो अब भी यही सोचता है कि फैंग्यू बयूनो को पसंद करती है। लेकिन अब बयूनो कहता है कि अरे मैं क्यों फैंग्यू का ख्याल रखूंगा, वो काम तो तुम्हारा है ना।
आज मैं तुमको एक सच बताना चाहता हूँ। एक्चुअली फेंग्यू तुम्हें ही पसंद करती है और ये बात सब जानते हैं। ये सुनकर फेंग्यू बड़ा ही शौक हो जाता है और कहते हैं कि यार मजाक मत कर। नहीं यार, ये सच है, मैं सच कह रहा हूँ। वो मेरे होटल्स में आकर नूडल्स बनाना इसीलिए सीख रही थी ताकि वो खुद पकाकर तुमको दे सके। लेकिन तुम हो कि उसके नूडल्स को तुमने टेस्ट भी नहीं किया और मियाँ के साथ बैठकर उसका खाना खाने लगे। फेंग्यू बेचारी ये सब देखकर मन ही मन होने लगी थी। उसे तो कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन तुम्हारे खातिर उसने इतनी मेहनत करके कुकिंग सीखी। लेकिन तुमने 1 मिनट में उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब इस तरह बगिनो उसको फेंग्यू की सारी बातें बताने लगता है और मिंगटैन परेशान हो जाता है कि अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया। अरे मिंगटैन सोच क्या रहा है, वो तो वेट कर रही है कि कब तुम उसे प्रपोज करोगे। मैं जानता हूँ कि तुम उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, इसीलिए देर मत करो और जल्द से जल्द उसको बता दो कि तुम भी उससे प्यार करते हो। और ये कहकर बगिनो चला जाता है। मिंगटैन सोच रहता है कि वो आज तो हर हाल में फेंग्यू को अपने दिल की बात जरूर बताएगा। वो तुरंत साइकिल लेकर आइसक्रीम शॉप की ओर जाता है और रास्ते में वो यही सोच रहा होता है कि कभी कभी तो फेंग्यू ऐसी बात करती है जैसे वो मुझको पसंद ही नहीं करती, लेकिन कभी कभी वो ऐसी बात करती है जैसे उसको मेरी बहुत ही फिक्र है। पता नहीं क्या मामला है। अब वो रियलाइज करता है कि फेंग्यू सच में उससे बहुत ही प्यार करती है और आइसक्रीम शॉप में पहुंचने पर फेंग्यू वहाँ से बाहर आई होती है। मिंगटैन उसके पास जाता है तो वो बताती है कि शॉप क्लोज हो गई है और मुझको आइसक्रीम नहीं मिली। तो मिंगटैन कहता है कि रुको, मैं लेके आता हूँ। अब वो अंदर जाकर बात करता है, क्योंकि वो यहीं पर काम करता है तो उसको आराम से आइसक्रीम मिल जाती है। फिर दोनों अंदर बैठकर बातें करने लगते हैं। अब फेंग्यू बताती है कि मैं MMA इवेंट में नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरे दादाजी मुझको दुबई भेज रहे हैं। मिंगटैन कहता है कि ये बात तो मैं भी जानता हूँ। मैं बहुत खुश था कि कुछ वक्त आपके साथ गुजार सकूंगा, लेकिन अब आप नहीं होंगी तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। दोस्तों, प्यार करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसे बताना पहाड़ चढ़ने से भी मुश्किल है। मिंगटैन बहुत देर सोचकर कहता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अब फेंग्यू की धड़कन तेज होने लगती है। वो सोचती है कि यार, ये फलाने क्या पूछने वाला है। मिंगटैन कहता है कि मैं एक सीनियर स्टूडेंट को जानता हूँ जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो सीनियर भी मुझको बहुत पसंद करती है, लेकिन उस सीनियर ने मुझसे कहा कि मैं उसको पसंद नहीं हूँ। अब मेरा सवाल यह है कि क्या मैं अपने फ्रेंड की बात को सच मानूं कि वो सीनियर मुझे पसंद करती है, या सीनियर की बात को सच मानूं कि वो मुझे पसंद नहीं करती। अब फेंग्यू को यकीन हो गया है कि इसकी कहानी की वो सीनियर मैं ही हूँ, लेकिन अब वो कंफ्यूज है कि मिंगटैन के सवाल का क्या जवाब दे। फिर मिंगटैन उसकी कंफ्यूजन समझ लेता है और इस बार साफ साफ पूछता है कि क्या आप सच में मुझको पसंद करती है। अब फेंग्यू की धड़कन और भी तेज सुनाई देती है। वो नर्वस होकर जल्दी जल्दी आइसक्रीम अपने मुंह में दबाकर खाने लगती है और कहती है कि अरे, मुझको अभी याद आया, मुझको एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। और ये कहकर तुरंत वहाँ से उठकर चली आती है। मिंगटैन तो ठान लेता है कि आज तो मैं सच जानकर ही होऊंगा। वो भी जल्दी जल्दी बाहर आता है और फेंग्यू का हाथ पकड़कर उसे रोकता है। फेंग्यू को बड़ी टेंशन हो जाती है। मिंगटैन कहता है कि आज आपको इस सवाल का सच्चा जवाब देना ही पड़ेगा। फेंग्यू कहती है कि तुम इतनी जिद करके पूछ रहे हो तो मुझको सच बताना ही पड़ेगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुम मुझको बहुत ही अच्छे लगते हो। अब मिंगटैन स्टैचू की तरह खड़ा रहता है। उसका एक्सप्रेशन देखकर फेंग्यू कहने ही वाली होती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत ही चाहती हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तुम भी मुझको पसंद करो। लेकिन मिंगटैन उसको ये बात पूरी कहने नहीं देता और झट से फेंग्यू को अपने सीने से लगा रहता है। फिर वो कहता है कि आप प्लीज वो बात मत बोलिए, आपकी तरह मैं भी आपको बहुत ही चाहता हूँ। तो फिर तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताई डेट कहीं के? अरे, मैं तो यही सोच रहा था कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ, और ये सच भी है कि मार्शल आर्ट्स में मैं कभी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। दरअसल मिंगटैन ने उस दिन फेंग्यू को जाओमी से ये कहते हुए सुना था कि मिंगटैन फाइट में कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकता, इसीलिए वो मुझको कभी पसंद नहीं आएगा। लेकिन ये तो फेंग्यू ने जाओमी का मुंह बंद करने के लिए कहा था, पर ये बेचारा उसको सच मानकर फेंग्यू को गलत समझता रहा। अब फेंग्यू कहती है कि तुम्हारे पास तो पूरी उम्र पड़ी है, तुम अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना, फिर देखो तुम मुझसे भी अच्छे MMA चैंपियन बन सकते हो। अब मिंगटैन कहता है कि मैं सिर्फ अपने भाई बहन की देखभाल कर पाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि आपको कभी एक मूवी भी दिखा सकूं। अरे, मैंने कब कहा कि मुझको मूवी देखनी है? मैंने कभी भी मूवी देखने की जिद नहीं करी और ना ही करूंगे। मूवी तो हम मोबाइल में डाउनलोड करके देख लेंगे आराम से। अब ये कहकर फेंग्यू बड़ी मुस्कुराती है। अब फेंग्यू कहती है कि मैं एक और काम कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए इस साल फेल हो जाऊंगी और फिर हम दोनों मिलकर एक ही क्लास में पढ़ सकेंगे। अब उसके बाद मिंगटैन को जरा हंसी आ जाती है। फिर वो कहता है कि उस दिन जाओमी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि उनकी फ्रेंड अपने जूनियर से प्यार करती है, लेकिन दूसरा लड़का उसे अपने साथ लेके गया, तो क्या उस जूनियर को पॉजिटिव होना चाहिए? उसका जवाब मैं आज देता हूँ। उस दिन जब आप शेबी की कार में बैठकर उसके साथ गई तो मुझको बहुत ही जेलस फील हो रही थी, मुझको बहुत ही गुस्सा भी आया। इतना ही नहीं, जब आप बहनों के साथ मिलकर कुकिंग करते थे तब भी मैं बहनों से बहुत ही जेलस फील करता था। अब फेंग्यू झट से उसको किस कर देती है। मिंगटैन ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और किस करके फेंग्यू कहती है कि तुम्हारी पनिशमेंट है, क्योंकि तुमने अपने दिल की बात इतने दिनों मुझसे छुपा कर रखी। वैसे तुम्हें और मिया को साथ देखकर मैं भी बहुत जेलस फील करती हूँ। तुमने उस दिन मेरे नूडल्स नहीं खाए और मिया को किस भी करने दिया।
एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें किस करने का हक सिर्फ मुझे है, समझे? इस पर मिंगटैन इसको किस करता है और लव म्यूजिक का वॉल्यूम अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। अब अगले सीन में फेंग यू एकदम खुश होकर घर लौटती है। आई लव यू भाई, ये कहकर वो फेंग जोई को गले लगा लेती है। तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो, ये कहकर वो अंदर भाग जाती है। फेंग जोई सोचने पड़ जाता है कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गई। यहाँ मिंगटैन अपने ड्रेसेस के पास खड़ा होकर हंस रहा होता है। उसे इस तरह अकेले हंसते देखकर छोटू और छोटी को बड़ी चिंता होने लगती है कि कहीं भैया की तबीयत खराब तो नहीं है। मैं सब कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब फेंग यू को वहाँ से देखकर सब बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि फेंग यू के दादाजी उसको नहीं आने देंगे। और मिंगटैन छुपते छुपाते मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स ये नहीं जानते कि ये दोनों अपना लव एक दूसरे को शेयर कर चुके हैं। बयूनो पूछता है कि क्या आप आज से रोज कॉलेज आएंगी कि नहीं। फेंग यू बताती है कि मैं प्रिंसिपल सर से सॉरी कहने आई हूँ, क्योंकि मैं एमएमए इवेंट में नहीं आ पाऊंगी और उनसे बात करके मैं चिढ़ जाऊंगी। अब इस बात पर मिया बड़ी खुश होती है, लेकिन बाहर ये कहती है कि फेंग यू अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रही है। अगर वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनना चाहती है तो उसको इस काम पर जाना पड़ेगा, और वो अगर बन भी गई तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। जाओ में कहते हैं कि तुम ज्यादा एक्टिंग मत करो, ठीक है? और इस पर दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। अब मिंगटैन और फेंग यू एक दूसरे को अभी भी देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर अगले सीन में जाओ में मिंगटैन से पूछती है कि तुम सुनहाओ के कॉलेज गए थे ना, वो कैसा है? सुनहाओ ने मिंगटैन से कहा होता है कि तुम मेरी पनिशमेंट के बारे में जाओ को मत बताना, वरना वो बहुत दुखी होगी। इसलिए मिंगटैन कहता है कि सुनहाओ एकदम ठीक है, लेकिन मैच को गिव अप करने के लिए उसे पनिशमेंट तो जरूर मिली होगी। इस पर मिंगटैन कहता है कि नहीं, उसके प्रिंसिपल ने सिर्फ उसको वार्न करके छोड़ दिया और वो बिल्कुल ठीक है। अब इससे मिंगटैन झूठ बोल देता है, लेकिन अब जाओ को सुनहाओ से मिलने का मन करता रहता है और वो एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर सुनहाओ के कॉलेज आती है। वो बॉक्सिंग क्लब के बाहर सुनहाओ की राह देख रही होती है कि एक लड़का कहीं से आ जाता है और कहता है, वाह तुम तो बड़े खूबसूरत लग रही हो, पर तुम यहाँ पर किसके लिए वेट कर रही हो? वो कहती है कि मुझे बॉक्सिंग क्लब के कैप्टन से मिलना है। अच्छा, कैप्टन से मिलना है, मतलब जियो फेंग से? वो तो बाहर गई है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? जियो फेंग कैप्टन है तो सुनहाओ को क्या हुआ? अब वो सच बता देता है कि सुनहाओ को कॉलेज के सारे बाथरूम्स वगैरह साफ करने का काम दिया गया है, यानी कि उसको ये पनिशमेंट मिली है। अब ये सुनकर जामी बहुत ही परेशान हो जाती है और उससे मिलने के लिए निकलती है, लेकिन वहाँ वो लड़का उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है कि सुनहाओ से मिलकर क्या करोगी, मैं तुमको फाइट सिखाऊंगा। ठीक है, और ये कहकर जामी उसके साथ रिंग के अंदर चली जाती है और फिर उसको ऐसा मारती है, ऐसा भरता बनाती है उसका कि वो दोबारा कभी भीख नहीं मांग पाएगा। अब अगले सीन में जाओ में सुनहाओ को दूर से देखकर बहुत ही दुखी होती है। सुनहाओ वहाँ पर फ्लोर को क्लीन कर रहा होता है। अब इतने में जियो फेंग आकर कहती है, सुनहाओ को ऐसे देखकर तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा है ना? एक और बात सुनोगे तो तुम्हें और भी बुरा लगेगा। नहीं, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती और मैं तुम्हारे किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगी। ये कहकर जाओ में जाने लगती है, लेकिन जियो फेंग उसको ब्लॉक करके कहती है कि ये बात तो तुमको सुननी ही पड़ेगी। फिर वो जामे को कुछ कहती है, पर हमें नहीं बताया जाता कि उसने क्या कहा। अब अगले सीन में ज़ैंगजी कॉलेज को दिखाते हैं। वहाँ कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स, मिस्टर वैंग और प्रिंसिपल इन तीनों को एमएमए इवेंट के लिए विदा करते हैं। अब वो सब इनको चीयर कर रहे होते हैं कि खूब फाइट करना और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करना और जीत कर भी आना। इतने में बहिनो वहाँ पर आकर कहता है कि मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूँ और अपना खर्चा मैं खुद ही दे दूंगा। इस पर प्रिंसिपल भी उसके हाँ कर देते हैं। फिर वे कार में निकलते हैं। अब मिया अम्मा निमर बहुत ही खुश होती है कि फेंग नहीं आई और अब वो फिर से मिंगटैन को इम्प्रेस कर सकती है। ऊपर से वो ये भी इमेजिन करती है कि वो मिंगटैन के खातिर ही सबको मशीन गन से उड़ा रही है। अब उसका बिहेवियर देखकर बयूनो सोचता है कि अगर इसे पता चल गया कि मैंने ही मिंगटैन को फेंग यू को प्रपोज करने के लिए कहा था तो ये मुझको मशीन गन से उड़ा देगी। लेकिन हमारा मिंगटैन तो यहाँ फेंग यू के ख्यालों में खोया होता है। इसी बीच जाओमे को सुनहाओ का 77th मैसेज मिलता है। उसने जाओमे को पसंद करने का 77th रीजन भेजा होता है कि तुम जहाँ भी जाओ हमेशा अपनी सेफ्टी का ख्याल खुद ही रखती हो, इसीलिए तुम मुझको बहुत ही अच्छी लगती हो, लेकिन आज तुम दूसरे स्टेट जा रही हो, इसलिए अपना ख्याल रखना। सुनहाओ को पनिशमेंट का काम करते देखकर जामी बहुत ही उदास थी। ऊपर से जियो फेंग ने शायद उससे कुछ ऐसी बात कही थी जो उसको परेशान कर रही थी। अब मिंगटैन फेंग यू को मैसेज करता है कि तुम सेफ रहना और दुबई जाते ही मुझको कॉल या मैसेज करना। फेंग यू एयरपोर्ट जा रही होती है और मिंगटैन के मैसेज पढ़कर बहुत ही मुस्कुराती है। अब ये चारों एमएमए इवेंट वाले स्टेट में आ चुके हैं। इवेंट का वेन्यू बहुत ही शानदार होता है। मिया उनकी एक सेल्फी लेती है और उसे फेंग यू को भेजती है। वो चाहती है कि उन्हें इस तरह एंजॉय करते देख फेंग यू बहुत ही जेलस फील करे। फिर वे उस सिटी में घूम रहे होते हैं। दरअसल मिंगटैन पहले यहीं रहता था, लेकिन ज़ैंगजी कॉलेज में एडमिशन मिलने पर वो यहाँ से शिफ्ट हो गया था, इसीलिए वो इन सबको यहाँ के इम्पोर्टेंट प्लेसेस को दिखाता है। अब अगले सीन में इवेंट शुरू हो चुका है और दो लोगों के बीच में मैच हो रहा है। मिंगटैन उनकी फाइट के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को जांचकर इन दोनों को बता रहा होता है। फिर वो उनको मोटिवेट करके मैच के लिए तैयार करता है, क्योंकि अगला मैच इन्हीं का होता है और इस मैच के लिए ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ेंगे, क्योंकि ये एक डेमो मैच है। फेंग यू अपने मोबाइल पर इन दोनों का फाइट देख रही होती है और तभी अचानक वो अपना सूटकेस लेकर कहीं जाती है।
अब यहाँ जाओ में मिया को चिढ़ाती है कि तुमने अपना हेलमेट क्यों नहीं पहना, तुम्हारा तो सर टूट जाएगा। इस पर मिया कहते हैं कि तुमने भी अपने मुंह में क्लिप में रखी है, आज तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ कर ही रहूंगी और उसके बाद तुम एकदम बदसूरत हो जाओगी। अब एक दूसरे को चिढ़ाते हुए दोनों फाइट करने लगती है, लेकिन मजाक ही मजाक में दोनों शानदार फाइट करने लगती है। अब बइनो डर जाता है कि ये दोनों तो सचमुच की फाइट कर रही हैं, लेकिन ये दोनों रिंग के अंदर गप्पे लड़ा रही होती हैं और साथ ही साथ सुपर फाइट भी कर रही होती है। अब मैच खत्म हो गया है और इस मैच में कोई पॉइंट्स नहीं होते क्योंकि ये डेमो मैच है, लेकिन ये दोनों फिर भी लड़ रही होती है कि मैंने अच्छी फाइट की, नहीं 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 मैंने अच्छी फाइट की, और इस तरह एक दूसरे से कहते रहते हैं कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। फिर वो बइनो से पूछती है कि हम में से बेहतर कौन है, और वो तो कहता है कि फेंगयू तुम दोनों से बेहतर है। इस तरह सब मजे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन मिंग टैन एक आदमी से बातें कर रहा होता है, शायद वो उस आदमी को पहले से जानता है। वो बताते हैं कि हमारी कल की फाइट है, इसीलिए हम आज शहर में घूमना चाहते हैं। तब उस आदमी की पत्नी आती है और मिया को उस औरत का चेहरा जाना पहचाना से लगता है। उसको देखकर वो आदमी पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई। वो कहते हैं कि आप इस पर साइन करना भूल गए थे। वो आदमी उस पेपर को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि इसे यहाँ क्यों आई हो, और ये कहकर वो उस औरत को कहीं और लेके जाता है। हमें तो लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। अगले सीन में ये लोग अपने होटल में वापस जाते हैं और फेंग जुई मिया को कॉल करके बताता है कि फेंगयू दुबई के होटल से गायब हो गई है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। अगर वो आपको कॉल करे तो मुझे तुरंत फोन कीजिए। मिया कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगी। अब उसको शक होता है कि कहीं फेंगयू मिंग टैन से मिलने यहाँ तो नहीं आ गई। वो धीरे से मिंग टैन के डोर को नॉक करती है, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं होता। एक्चुअली मिंग टैन अपने पुराने बॉस से मिलने आया होता है। इन्होंने मिंग टैन की बहुत ही मदद की थी और कॉलेज जाने के लिए पैसे भी इन्होंने ही दिए थे। वो मिंग टैन को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और दोनों मिलकर खाना खाते हैं। वो कहते हैं कि कई दिनों बाद तुमसे मिलकर मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा है, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो और बहुत ही खुश नजर आ रहे हो, क्या तुम केसी से प्यार करते हो। और मिंग टैन हंसते हुए फेंगयू के बारे में सोचता है और उसके बारे में बता भी देता है, और इस तरह दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे होते हैं। अब यहाँ जाओ में अकेली बैठी सुनहाओ के बारे में सोच रही होती है। तब सुनहाओ अपना अगला रीजन भेजता है जो 82 नंबर पे है, और वो सुनहाओ के सारे मैसेज को देखती है और फिर उसको जियोफेंग की वो बात याद आती है। दरअसल उस दिन सुनहाओ के कॉलेज में जियोफेंग ने ये कहा था कि सुनहाओ तुमको पसंद नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे पापा से डेथ स्ट्राइक मोमेंट सीखना चाहता है, और तुम्हारे पापा ने उससे कहा है कि अगर वो तुमसे प्यार नहीं करेगा तो वो उसको डेथ स्ट्राइक नहीं सिखाएंगे, इसीलिए वो तुमसे प्यार करने की एक्टिंग कर रहा है। इसलिए जाओ में बहुत ही दुखी होती है, लेकिन ये सारी बातें जियोफेंग को कैसे पता चले। दरअसल जब सुनहाओ और जाओमे के पापा इस बारे में बात कर रहे थे तो उसने छुपकर उनकी बातें सुन ली थी। अब जाओमे को सच होता है कि कहीं ये सच तो नहीं कह रही है। अब मिंग टैन होटल वापस आता है, मिया डोर के पास ही खड़ी रहती है और पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे। वो बताते हैं कि मैं अपने पुराने बॉस से मिलने गया था। अब मिया एक लंबी लिस्ट निकाल कर दिखाती है और कहती है कि मुझे ये सारी चीजें खरीदनी है, क्या तुम कल मुझको शॉपिंग पे लेके चलोगे। तुम्हारे भाई बहन को बयूनो की मॉम देख रही है, इसीलिए उनके लिए भी मुझको गिफ्ट खरीदना होगा, फिर तुम्हारी आइसक्रीम शॉप के स्टाफ के लिए भी मुझको गिफ्ट लेने हैं। इस तरह उसने सबके लिए गिफ्ट की लंबी लिस्ट बनाई होती है और ये सब वो मिंग टैन को इम्प्रेस करने के लिए करना चाहती है। अब मिंग टैन कहता है कि प्लीज आप फिर से इस तरह बिहेव मत कीजिए, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करता, कुछ फीलिंग जबरदस्ती नहीं लाई जाती मैडम, इसलिए प्लीज मुझको माफ कर दीजिए। वो बड़ा उदास होकर कह रहा होता है। अब मिया भी एकदम उदास होकर कहती है कि प्लीज मुझको माफ कर दो, मैंने तुमको तकलीफ पहुंचाई है, प्लीज मुझे गलत मत समझो। ये कहकर वो चले जाती है। अब उसके कमरे के बाहर बयूनो वेट कर रहा होता है। मिया को देखती वो पूछता है कि आप कहाँ चले गई थी। मिया कहती है कि मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, चलो कुछ खाते हैं, पर बयूनो ऑलरेडी खा चुका होता है, लेकिन मिया उसको फोर्स करती है, तो वो कहता है कि आप कुछ ऑर्डर कीजिए, हम रूम में बैठकर खा लेंगे। फिर दोनों कमरे में जाते हैं। अब यहाँ मिंग टैन विश फाउंटेन के पास आता है, जहाँ वो हमेशा अपने विशेष शेयर किया करता है। वो बहुत ही दुखी होता है कि मिया इस तरह बिहेव कर रही थी और वो गिल्टी फील करता है कि उसने मिया का दिल दुखाया। फिर वो कुछ विश करके उस फाउंटेन में कॉइन डालता है और तब पीछे से एक आवाज आती है, लगता है तुम फाउंटेन से कुछ मांग रहे थे। अब फेंगयू की वॉइस सुनते ही मिंग टैन का चेहरा एकदम से खिल जाता है और वो मुड़कर देखता है। वहाँ फेंगयू को देखकर बहुत ही खुश होता है और कहता है कि मैं जो मांग रहा था वो तो मेरे सामने खड़ी है। अब फेंगयू मिंग टैन को गले लगा लेती है। फिर फेंगयू कुछ विश करके कॉइन टॉस करने जाती है। मिंग टैन उसको रोककर पूछता है कि आप क्या मांग रही है। फेंगयू कहती है कि मैं ये मांग रही हूँ कि मेरे दिल में जो है वो भी यहाँ आ जाए, और ये कहकर वो कॉइन को टॉस करती है। लेकिन इससे पहले कि कॉइन अंदर जाकर गिरे, मिंग टैन उसको पकड़ लेता है और कहता है कि वो तो कब से यहाँ पर खड़ा है। फिर क्या, पीछे से ना म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ता है और ये दोनों मिलकर शहर घूमते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। और फिर एक शॉप में प्यारा सा स्टफ्ड रैबिट देखकर फेंगयू कहती है कि आइसक्रीम शॉप में तुम बिल्कुल ऐसे ही लगते हो। अब मिंग टैन कहता है कि अच्छा हुआ मैं वहाँ काम करता हूँ, वरना मैं आपके दिल की बातें कैसे जान पाता। अब इस तरह फेंगयू शर्मा कर वहाँ से जाने लगती है।
वहाँ मिया मिंगटैन के बारे में सोचकर बहुत ही ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन बयूनो पूछता है कि आपने इतने ड्रिंक्स इस होटल में ऑर्डर क्यों किए? अगर मुझे बता देती तो मैं कम दाम में बाहर से लेके आता। अब मिया बेचारी बड़बड़ाती है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मिंगटैन मुझको प्यार नहीं करता, पर बयूनो उसको समझाता है कि प्यार किया नहीं आता सीनियर, हो ही आता है। इस पर मिया रोने लगती है। अब यहाँ फेंग यू के दादाजी, उसके फ्रेंड और उनका बेटा शेवी डिनर कर रहे होते हैं। शेवी कहता है कि दादाजी आप मुझ पर विश्वास करते हैं ना, लेकिन मुझे डर है कि मुझसे कोई गलती न हो जाए। दादाजी कहते हैं कि तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? वो कहता है कि फेंग यू अपने कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती है। उस लड़के ने मुझे भी धमकी दी है कि मैं फेंग यू को भूल जाऊं। मुझे तो फेंग यू की फिक्र हो रही है क्योंकि वो लड़का अच्छा नहीं है। और फिर वो दादाजी को मिंगटैन का नाम भी बता देता है। अब यहाँ फेंग यू के जाने का वक्त हो गया है। मिंगटैन फिर उसको वही रैबिट डॉल देकर कहता है कि दुबई में यही तुम्हारा मिंगटैन होगा और काम खत्म करके जल्दी लौट आना, ठीक है? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुमको बहुत ही मिस करूंगा। ये कहकर वो फेंग यू के माथे पर किस करता है और तब वहाँ पर नहीं दोस्तों, वो तो हम अगले पार्ट में दिखाएंगे। तो ये पार्ट 17वां यहीं पर खत्म होता है। अपनी एक्साइटमेंट बना के रखिए और जरा सब्र कीजिए, कल अगले पार्ट को देखकर एंजॉय कीजिए। अब तक इस चीज की कहानी में ज्यादातर लव, फीलिंग्स, थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी फाइट, ये सब चल रहा था, लेकिन आगे के एपिसोड्स बहुत ही थ्रिलिंग होंगे, इसीलिए कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करना मत भूलिए प्लीज। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।